का भी शुभारंभ किया गया है, जिसे देश भर के रचनाकारों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। आइसेट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकें ई पोर्टल मसलन अमेजन, फ्लिपकार्ट और आइसेट ऑनलाइन पोर्टल पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के लोकार्पण समारोह में डॉक्टर राजकुमार तिवारी के कविता संग्रह उजास सी उजास का लोकार्पण होगा और वे इसका पाठ भी करेंगे। वरिष्ठ व्यंगकार शांतिलाल जैन के व्यंग्य संग्रह वे राजकुमारी को नहीं जानते का लोकार्पण होगा। वरिष्ठ कवि राजेश नीरव के कविता संग्रह गीली लकड़ी की अनघट आएगा। कथा का संग्रह मोहभंग का भी लोकार्पण होगा। वहीं वरिष्ठ साहित्यकार शिशिर बासरकर की कविता संग्रह आईने पर जमी धूल का भी लोकार्पण किया जाएगा और ये सभी रचनाकार अपनी रचनाओं का पाठ भी करेंगे। आप सभी पांचों आज के गणमान्य कवि रचना धर्मियों का स्वागत है। मित्रों, हमारे बीच में आज उपस्थित हैं वरिष्ठ कथाकार और वनमाली सृजन पीठ के भोपाल के अध्यक्ष आदरणीय मुकेश वर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं वरिष्ठ कवि कथाकार आदरणीय संतोष चौबे जी। सर, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आइसेट पब्लिकेशन के प्रबंधक महीप निगम जी को। कृपया वे आए और कार्यक्रम के संचालन की बागडोर संभालें। महीप निगम जी। थैंक यू सर। आप सभी को नमस्कार। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में अपनी तरह के अप्रतिम आयोजन के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुके विश्वरंग आयोजन की श्रृंखला में एवं हिंदी दिवस के निमित्त मनाए जा रहे हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत आज आइसेट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित 5 पुस्तकों के लोकार्पण एवं रचना पाठ कार्यक्रम में आप सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं विख्यात कवि कथाकार एवं विश्वरंग आयोजन के स्वप्नद्रष्टा, सामाजिक उद्यमी एवं आइसेट समूह के अध्यक्ष आदरणीय श्री संतोष चौबे सर। हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही हम स्वागत करते हैं आइसेट पब्लिकेशन के मार्गदर्शक, प्रेरक, वनमाली सृजन पीठ के अध्यक्ष, प्रसिद्ध कथाकार श्री मुकेश वर्मा जी का, जिनके निर्देशन में हम इस तरह के आयोजन लगातार कर पा रहे हैं। आज के इस महत्वपूर्ण प्रसंग में लोकार्पित हो रही पुस्तकों के लेखकगण आदरणीय डॉक्टर राजकुमार तिवारी जी, डॉक्टर राजेश नीरव जी, शांतिलाल जी जैन, चंद्रमोहन सिंह जी एवं डॉक्टर शिशिर बासरकर जी का भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी लेखकों की पुस्तक प्रकाशित कर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। पुस्तक प्रकाशन प्रक्रिया के दौरान आप सभी से लगातार होने वाली बातचीत से आप सभी से जो संबंध बना है आगे भी वो लगातार बना रहेगा, ऐसी आशा और कामना करते हैं। आप सभी को बधाई एवं हार्दिक अभिनंदन। इसी के साथ देश विदेश से अपनी गौरवमयी उपस्थिति के माध्यम से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले समस्त प्रतिभागियों का भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी की उपस्थिति इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। देश में शिक्षा, साहित्य एवं संस्कृति एवं विविध कलाओं के उन्नयन एवं संवर्धन के लिए स्थापित रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता है कि शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और कलाओं की सृजनशील दुनिया को अपने समय में गतिशील ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए नया परिवेश रचने की आकांक्षा को साकार रूप दिया जाना आवश्यक है। इस महत्तम उद्देश्य के क्रियान्वयन के फलस्वरूप भोपाल में गौरवशाली विश्वरंग महोत्सव का आयोजन पिछले वर्ष नवंबर में किया गया। देश में वर्तमान में हो रहे साहित्यिक सांस्कृतिक उत्सवों से हटकर हिंदी और भारतीय भाषाओं को केंद्र में रखते हुए और भारतीय अस्मिता के अन्वेषण और विश्लेषण के लिए विश्व स्तरीय प्रयास इस महोत्सव की विशेषता रहे हैं। विश्वरंग में भारत सहित दुनिया के 30 देशों के 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने शिरकत की तथा आयोजन के विविध उपक्रमों के माध्यम से 1 लाख लोगों का जुड़ाव इस प्रोग्राम में रहा। विश्वरंग के माध्यम से देश के भावी नागरिकों के चौमुखी विकास और राष्ट्रीय भावनाओं के उन्नयन के उद्देश्य से जिन शैक्षणिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियों का सूत्रपात किया गया है उनका बड़े पैमाने पर स्वागत हुआ है। हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और सुपरिचित शिक्षाविद एवं संस्कृति कर्मी आदरणीय संतोष चौबे सर ने इस राष्ट्रव्यापी अभियान को देश हित में महत्वपूर्ण निरूपित करते हुए ज्ञान के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए पुस्तकों से प्रेम और उनका आदर करने तथा उनके निरंतर अध्ययन मनन का आग्रह किया है। न केवल साहित्य बल्कि शिक्षा और ज्ञान विज्ञान के ऐसे ही अनुशासनों से रचनात्मकता के विस्तार के
उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आईसेक्ट पब्लिकेशन की स्थापना की गई है। आईसेक्ट पब्लिकेशन द्वारा विभिन्न विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित की जा रही है। आईसेक्ट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित ज्ञानवर्धक साहित्य विद्यार्थियों और सामान्य पाठकों के साथ ही शोधार्थियों के लिए भी काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसी के साथ आईसेक्ट पब्लिकेशन द्वारा देश विदेश के वरिष्ठ एवं उभरते हुए युवा रचनाकारों की विभिन्न विषयों एवं भाषाओं में लिखी कृतियों के प्रकाशन का कार्य भी किया जा रहा है। इसी के साथ उनकी कृतियों के लिए पुस्तक प्रदर्शनियों, पुस्तक मेलों तथा पुस्तक यात्राओं के माध्यम से तथा विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तथा सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से मार्केटिंग एवं प्रमोशन भी किया जा रहा है, जिससे दुनिया भर के पाठकों तक उनकी रचनाएं पहुंचे। हमारे द्वारा किए जा रहे इन्हीं महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज देश ही नहीं विदेश के भी लेखक हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज आईसेक्ट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित 5 पुस्तकों के लोकार्पण एवं रचना पाठ कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में उद्बोधन के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं वनमाली सृजन पीठ के अध्यक्ष एवं सुपरिचित कथाकार आदरणीय मुकेश वर्मा जी को। आपका मार्गदर्शन एवं निर्देशन हमें लगातार मिलता रहता है, जिससे हम अपने संकल्पों को दृढ़ता से पूरा कर रहे हैं। आदरणीय मुकेश वर्मा जी। आवाज आ रही है? अब आ रही है सर? आवाज आ रही है लेकिन जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद महीप जी, आपको और कुणाल सिंह को और आईसेक्ट की पूरी संपूर्ण टीम को, जिन्होंने इतनी सुंदर, आकर्षक और नयनाभिराम पुस्तकों का बड़ी अर्थवत्ता और गुणवत्ता के साथ प्रकाशन किया है। मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। ये किताबें इतनी सुंदर छपी हैं, इनका लेआउट इतना अच्छा है। मैं चाहूँगा कि संतोष जी अपने उद्बोधन में इस बात पर हम लोगों को कुछ और मार्गदर्शन देना चाहेंगे। जैसा कि चाहा गया है कि मैं जो लेखक हैं हमारे, उन पर मैं कुछ चर्चा करूं, तो इस लिहाज से मुझे शिशिर वासरकर जी के जो कविता संग्रह है वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि उसके कवर पर जो मोहक पेंटिंग है वो बड़ी कमाल की है। आईने पर जमी धूल, लेकिन आईना इतना साफ है कि लगता ही नहीं कि ये पेंटिंग है। बहरहाल शेषर जी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन उनकी जो कविताएं हैं वो तो पेंटिंग से ज्यादा खूबसूरत हैं और मन को छूने वाली हैं। मैंने इस किताब को पूरा पढ़ा और शेषर जी को देखकर के मुझे महसूस हुआ कि उनकी रचनाओं को पढ़कर के ये महसूस हुआ कि वो प्रकृति के कवि हैं, प्रकृति के राग में डूबे हुए और उसके रस में अभिभूत कवि हैं। ये बड़ी अनोखी और अच्छी बात है। आजकल के कवियों में ये बात बहुत कम पाई जाती है। अच्छा, इसी भाव को केवल वो कविता में पेड़ के सहारे खड़े नहीं हैं, उन्होंने इस भाव को, इस प्रकृति प्रेम को जीवन की जटिलताओं से जोड़कर मनुष्य की नियति में झांकने की कोशिश की है। और वे देखते हैं कि मनुष्य इन सब विपरीत स्थितियों में रहते हुए भी, प्रकृति के साथ उतना न्याय ना करते हुए भी, अंततः प्रकृति के साथ ही रहता है और उससे विलग नहीं हो पाता है। शशर जी के बारे में एक बात मैं कहूँगा कि वो एक बहुत बड़े मन के कवि हैं। ये बड़ी बात है। और जितनी बेचैनी और छटपटाहट उनमें है और स्थितियों को लेकर के जो कश्मकश है, जो बयान करने की उनकी कोशिश है, वो उनमें बहुत संभावनाएं जगाती है। मैं शिशिर जी की कुछ कविताएं बोलना चाह रहा था, लेकिन चूंकि शिशिर जी खुद ही सामने मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा ये प्रयास दुस्साहस में परिणत होगा, इसलिए मैं इसको अभी स्थगित करता हूँ। दूसरे जो कवि हैं वो हमारे वरिष्ठ कवि हैं डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र जी। और
उनकी जो काव्य साधना है उसको देखते हुए, उनका जो साहित्य में स्थान है उसको देखते हुए मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। उन्होंने एक भारतीय जीवन को जीते हुए भी इस देश, समाज, समय और उसके द्वंद में तमाम तमाम सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आरोहों अवरोहों में भारतीय मनुष्य के संघर्ष को करीब से देखा है और उसी शिद्दत के साथ अपनी रचनाओं में व्यक्त भी किया है। जहाँ उनकी कविताओं में वर्तमान स्थिति को लेकर के, अपने अतीत की उपलब्धियों को लेकर के एक आज के समय की निराशा है, तो एक उज्जवल भविष्य की, एक अच्छे समय आने की कामना भी उनकी कविताओं में मौजूद है। तो मुझे लगता है कि कविता उनके लिए एक उजास है और एक प्रकाश है, एक उम्मीद है, एक आस है और उनके इस तेवर को, इस उम्र में भी वो जिस संलग्नता के साथ, जिस तल्लीनता के साथ साहित्य साधना कर रहे हैं, वो प्रणम्य है। मैं उन्हें पुनः प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि लगातार हमें उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहेगा। इसी के साथ एक समर्थ कवि हमारे सामने और आते हैं, राजेश नीरव। गीली लकड़ी की अनगढ़ आग, ये काव्योक्ति ही अपने आप में अद्भुत है। गीली लकड़ी की अनगढ़ आग, जैसा कि उन्होंने खुद भी उनके किताब में लिखा भी गया है कि वे दो विपरीत दुनियाओं में रहते हैं, लेकिन इन दोनों विपरीत दुनियाओं में बेरोक टोक आवाजाही करने वाले राजेश नीरव जी कविता और गजल में बराबरी से कुशल कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो यह बात तय करती है कि वे एक उन्मुक्त लेखक हैं, जो किसी भी आचार, विचार, प्रकार का बंधन नहीं मानते हैं और जो मन के शाश्वत भाव हैं, जो न्याय संगत भाव हैं, जो उनके कुदरती भाव हैं, प्राकृतिक भाव हैं, उनको व्यक्त करने में वो कोई हिचक महसूस नहीं करते हैं। इसलिए उनके शब्दों की जो आहट है और जो आत्मीयता है, हमें निसंकोच उनके बहुत करीब ले जाती है। वैसे तो उनका उपनाम नीरव है, लेकिन मुझे लगता है कि वे भरपूर आवाज़ों से भरे पूरे हैं। उनकी हर आवाज़ में एक कविता है और हर कविता में एक आवाज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कविता की उन्होंने आग जलाई है, जो अनगढ़ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुशलता से जलाई गई आग है और ये निरंतर प्रज्वलित होती रहेगी और साहित्य को, समाज को रोशनी देती रहेगी। इसी क्रम में अब एक कथा संग्रह हमारे सामने आता है, जो हमारे वरिष्ठ लेखक कथाकार चंद्रमोहन जी का है। चंद्रमोहन सिंह जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो इतनी मेहनत के साथ, इतनी शिद्दत, इतनी तल्लीनता, इतनी तत्परता के साथ अभी भी अपने काम में जुटे हुए हैं, उनकी एक मुझे खास बात ये लगी कि वे उच्च प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, इसलिए जीवन के अनुभवों की जो बहुलता है, जो विविधता है, जो व्यंजना है, वो उनकी कहानियों के कथ्यों में प्रभावी रूप से हमारे सामने आती है। पात्रों के मनोभावों को वो ठीक तरह से पहचानते हैं और उसी रंजकता के साथ उनका चित्रण भी करते हैं। ये क्षमता बहुत कम लेखकों में होती है और उनकी इस क्षमता का मैं कायल हूँ। उनका अभी तक एक उपन्यास है, लेकिन मेरा विचार है कि उनका दूसरा उपन्यास जल्दी आना चाहिए, क्योंकि उनकी भाषा में उपन्यास का प्रवाह है और ये जो उपन्यास का जो प्रवाह मिलता है, संतोष जी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि अधिकतर कथाकारों में ये प्रवाह नहीं मिल पाता है और वो कथाएं ही कहकर रह जाती है, लेकिन उनमें अपूर्व संभावना है
कि एक वो जबरदस्त उपन्यास ला सकते हैं। और इसके अलावा मुझे यह भी कहना है कि ये इनकी कहानियाँ इतनी महत्वपूर्ण और इतनी प्रेरक कहानियाँ हैं कि आपको पहली फुर्सत में तो इन कहानियों को निसंदेह पढ़ना ही चाहिए। और अंत में हमारे प्रिय लेखक शांतिलाल जैन, मैंने अंत इसलिए कहा कि व्यंग का कहीं अंत नहीं होता है, हर व्यंग एक आरंभ ही होता है, नित नया नवीन नूतन आरंभ होता है। और शांति भाई को मैंने लगातार पढ़ा है, उनकी रचनाओं को जहाँ जहाँ जब जब जैसे मुझे मिली मैंने उनको पढ़ा है। और मैंने पाया है कि उनकी जो खासियत है उनका क्राफ्ट है। अधिकतर व्यंग लेख बात को किस तरह से कहना है, यह उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। और इस संग्रह में एक और बड़ी विशेषता है, वो यह कि विशेषता है और ये कहिए कि पाठकों के लिए फायदा भी है, एक पर एक फ्री की तरह, कि इसमें प्रख्यात व्यंग्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई भूमिका है, जो बहुत रोचक, प्रेरक और ज्ञानवर्धक है। नए व्यंग्यकारों को इसे जरूर पढ़ना चाहिए ताकि वे व्यंग्य लेखन में वास्तविक रूप से प्रवेश कर सकें, और पुराने व्यंग्य लेखकों को भी जरूर पढ़ना चाहिए ताकि वे ठीक तरह से रिटायर हो सकें। तो मैं आप सभी लेखकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका जुड़ाव आईसेक्ट प्रकाशन से लगातार बना रहेगा, आपका प्रेम और सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा, और आप सदा यशस्वी हों और इसी तरह अपने प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त रहें। यह हम सब लोगों की सद्भावनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश भाई, आपने अपना वीडियो ऑफ किया है क्या जानबूझ के? नहीं तो आपका पूरा वीडियो नहीं दिखा इसमें। अब दिखा, अब दिखा। अच्छा, आपकी आवाज पहुंची लेकिन वीडियो नहीं दिखा। चलिए, हिंदी साहित्य में इतना ही काफी है सर। नहीं, अभी दिख रहा है बिल्कुल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस मार्गदर्शन के लिए। अब हम लोकार्पण एवं रचना पाठ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम मैं चौबे सर से और मुकेश वर्मा जी से और शिशिर बासरकर जी से अनुरोध करता हूं कि वे शिशिर बासरकर जी द्वारा लिखित कविता संग्रह आईने पर जमी धूल के ऑनलाइन लोकार्पण की प्रक्रिया में सहयोग करें। हमारे मित्र लोग तालियां बजा सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं शिशिर जी, बधाई हो आपको। और धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बना रहे। जी, किताब की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, किताब बहुत अच्छी छपी है। शिशिर जी बधाई। धन्यवाद सभी को धन्यवाद। शिशिर जी बधाई हो आपको। बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर शिशिर बासरकर जी का जन्म देवास मध्य प्रदेश में हुआ है और उन्होंने चिकित्सा शिक्षा इंदौर से प्राप्त की है। जीवन के बहुमूल्य 10 वर्ष उन्होंने सेना में रहते हुए देश सेवा को समर्पित किए हैं। लेखन कार्य के अंतर्गत चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित उनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन हिंदी में कविता संग्रह आईने पर जमी धूल यह उनका प्रथम प्रयास है। लेखन के अतिरिक्त वे पेंटिंग और लघु कथाओं पर भी कार्य करते हैं। तो अब मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इस पुस्तक में से अपनी कुछ रचना का पाठ करें। डॉक्टर शिशिर बासरकर जी। धन्यवाद नाहिब जी। आपकी आज्ञा हो तो इस पुस्तक के बारे में मैं कुछ कहूंगा कि ये कैसे लॉन्च हुई, और यदि आपकी आज्ञा हो तो। जी जी, मैं बस इतना कह रहा शिशिर जी कि हमारे पास 5 लेखक हैं, तो हम लोग लगभग 10 मिनट का वक्त रखें अपने बारे में बताने के लिए, कुछ रचना पाठ के लिए 10-12 मिनट के वक्त में प्रत्येक लेखक। जी सर, उससे भी कहा जी सर, इस पुस्तक का
इस पुस्तक का कहानी ऐसी है सर कि ये पुस्तक मैंने लिखी और अपने भावों को मैंने चित्रित किया, लेकिन किसी कारणवश ये ऐसी ही रखी रही। और पिछले वर्ष नवंबर में जब विश्वकर्मा महोत्सव चल रहा था तो मैं अपने परिवार के साथ बोट क्लब की तरफ घूमने गया हुआ था, और वापसी में ऐसे ही हम निकले, हमने देखा कि कुछ प्रोग्राम चल रहा है इधर रविंद्र भवन में। कहा चलो देखते हैं कि क्या है, अभी तक हमने कहीं देखा नहीं, चलो देखते हैं क्या है। तो वहां पे हम गए तो पुस्तकों से लगाव होने के कारण क्या हुआ कि पहले मेरा स्टॉप जो है वो आपका जो पुस्तकों का जो स्टॉल लगा था वहीं पे मैं देखने लगा। वहां से 2-3 बुक्स खरीदी और वहीं पे एक वो शख्स से मुलाकात हुई है। हमने कहा भाई हमने भी कुछ लिखी है, कभी हमारी भी किताब कुछ इसमें छप जाए। तो उन्होंने बोला सर ये प्रोग्राम चल रहा है और आपको मैं नंबर दे देता हूँ, आप इसके बाद हमसे बात कीजिए। उसके बाद मैं व्यस्त हो गया, बात नहीं कर पाया। उसके बाद लॉकडाउन हो गया। उसके बाद मैंने कहा चलो एक नंबर निकालते हैं किनका है। बाद में पता चला कि योगेंद्र जी का नंबर है जो वो स्टॉल पे खड़े थे। मैंने कहा सर वो अपनी बात ही थी, क्या करना है उसका, काफी करीब 2 साल से वो ऐसे ही रचना रखी हुई है। बोले सर अब मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। मैंने कहा योगेंद्र जी ये नंबर पे नंबर चलता रहेगा क्या? बोले नहीं सर आप एक नंबर देता हूँ। फिर उसने बात की, वो माहिब जी से बात की। माहिब जी ने मुझे बुलाया कि आप आ जाइए सर। मैं ऑफिस में चला गया और उसके बाद फिर मैं, माहिब जी, कुणाल जी, योगेंद्र जी सब बैठे। बोले सर आप मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि क्या करना है। 3 दिन के बाद माहिब जी का कॉल आया कि सर आप आ जाइए, इसको अपन प्रकाशित करके इसको लेके। तो मेरा एक्चुअली डेस्टिनी में विश्वास करने की वजह से मैं ये देखता हूँ कि जो चीज मेरे पास कई सालों से पड़ी हुई थी वो रचना जो है पुस्तक के रूप में परिवर्तित हो गई। तो इसके लिए मैं सर आप और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रदर्शित करूंगा आईसी पब्लिकेशन का, माहिब जी का, योगेंद्र जी का और कुणाल जी का सर। और इसी के साथ मैं अब ज्यादा समय लेते हुए अपना 2 कविताओं का पाठ करूंगा। मेरी कविता है पहली, आकाश में टिमटिमाते दिए। सर ज्यादातर कविताएं जो है मैंने किसी परिस्थिति को देखा, उसी को मैंने अपने शब्दों के और भावों को उस पर चित्रित किया है। घनी अंधेरी रात, सूर्य आभा बिखेर कर अपने दूसरे सफर पर निकल गया। चांद भी आज ओझल है, अपनी घटती बढ़ती कलाओं को लेकर विश्राम के लिए कहीं छुप गया है। दे गया हमें दियों से भरा आकाश, छोटे बड़े दूर पास कितने अनगिनत। यही शब्द उचित है, वरना जीवन बीत जाएगा इनको गिनने में। इतना विशाल नभ, शून्य का सागर है भरा, मोतियों से भरा, क्या क्या उपमा दें इस अलौकिक अप्राकृतिक छटा को, जिसको देखने का मन बार बार करता है। पर कहीं अंतर मन की जिज्ञासा उभर आती है, कितना क्षणिक स्फटिक होता प्रकृति का प्रयोग, निर्विकार सागर को भर देता है अनगिनत दियों से। मन कहता है ऐसी रात की सुबह न हो, किंतु चक्र समय का नहीं थमता। इस रात्रि को प्रकाश में बनाने सूर्य अपने स्थान से चल चुका है, अपने स्थान से चल चुका है। अच्छा। दूसरा एक काव्य पाठ करता हूं सर, नीम का पेड़। आज अपने घर के आंगन में खड़े उस पेड़ की डालियां कटते देखता हूं। बचपन में इसे रोपा था, आज भी याद है हर घड़ी देखना कि अभी तक ये अंकुर वृक्ष क्यों नहीं बना। उसके मुरझाने की कल्पना से ही सिहर जाना आज भी स्मृति में शेष है। समय के साथ वृक्ष बढ़ने लगा, मेरा ध्यान उस ओर से हटने लगा। ऐसा वक्त आया, अपना आंगन छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। आंखों से अदृश्य हुए पेड़ को
याद करना भूल सा गया। अपने जीवन की नैया को किनारे लगाने में गहरे पानी के थपेड़ों से लड़ने में कब समय गुजर गया पता ही न चला। आज उस पेड़ को कटते देख अपने बचपन की स्मृतियां पुनः जीवित सी हो गई। हर शाख के कटने की आवाज के साथ लगा जैसे बचपन का एक दृश्य खत्म हो रहा है। ज्यादा देर उस आक्रमण को सह न सका। आंखों से 2 बूंद खारा पानी लिए वहां से मैं निकल पड़ा, वहां से मैं निकल पड़ा, वहां से मैं निकल पड़ा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक है सर जीवन का लक्ष्य। ये मेरा अंतिम कविता पाठ रहेगा सर। मारा मारा फिरता हूँ इस गली से उस गली, नुक्कड़ से चौराहे तक, भोर के अंधियारे में लक्ष्य विहीन घुमक्कड़ की तरह विचार करता हूँ क्या है मेरा लक्ष्य। दिशाहीन पवन को लिए साथ कहाँ जाकर ठहरेगा। जीवन के अंधड़ में सब कुछ उजड़ने पर आमा था। कैसे रोकूं इसको, मेरी समझ से परे होता जा रहा। सफर किए आरंभ गंतव्य तक, किताबों को खंगाला अथः से इति तक, फिर भी आज तक उससे मेरी इति या गंतव्य का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा। पेड़ पौधे सूरज चांद सितारे जीवन मरण सब एक लक्ष्य के साथ आते हैं जाते हैं। मैं क्यों नहीं समझ पा रहा इन अजमुझ पहेली को। कहाँ जाऊं किससे मिले जो मंत्र देगा अपने जीवन का लक्ष्य पाने का, जो मुझे मंत्र देगा अपने जीवन के लक्ष्य पाने का। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने पूर्ण किया। धन्यवाद। इस पुस्तक की एक विशेषता है जो बासरकर जी भी बताना भूल गए हैं। इस पुस्तक की जो भूमिका है वो हमारे सबके प्रिय आदरणीय चौबे सर ने लिखी है और बहुत ही सुंदर भूमिका लिखी है पूरी किताब को पढ़ने के बाद। और बासरकर जी का विशेष निवेदन था कि कम से कम सर से लिखवा दीजिए, तो मेरे अनुरोध पे सर ने लिखी, इसलिए एक बार सर को फिर से धन्यवाद। और जी, जी। उसके लिए सर का बहुत बहुत आभारी हूँ सर। जी जी जी, बिल्कुल, मेरा स्वागत है आपका जी। अब मैं अगली पुस्तक के लोकार्पण के लिए आदरणीय सर से और मुकेश वर्मा जी से निवेदन करता हूँ। शांतिलाल जी जैन से निवेदन करता हूँ कि वे अपने व्यंग संग्रह वे रचना कुमारी को नहीं जानते कि ऑनलाइन लोकार्पण के लिए प्रस्तुत हों। जी धन्यवाद चौबे सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सभी मित्र एक बार तालियां बजाएं जी का आपके लिए। जी जी, आपके लिए। जी जी, बहुत बधाई सर आपको शांतिलाल जी। आभार सर, थैंक यू, आपने ये अवसर दिया। बधाई हो बहुत बहुत। शांतिलाल जी जैन का जन्म उज्जैन में हुआ है और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से वाणिज्य में स्नातकोत्तर तथा विधि में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। पहले भी आपके कबीर और अफसर और न आना इस देश में व्यंग संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ये चौथा व्यंग संग्रह है। आप उज्जैन में निवास करते हैं SBI की सेवा से रिटायर्ड होने के पश्चात, और आपको हरिकृष्ण तेलंग स्मृति सम्मान, शिल्पी सम्मान, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी व्यंग सम्मान और हिंदी व्यंग भूषण सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। अब मैं शांतिलाल जी जैन साहब से निवेदन करता हूं कि वे इस संग्रह में से एक रचना का पाठ करें। शांतिलाल जी जैन जी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल जी। 2 मिनट की छोटी सी भूमिका और एक रचना का पाठ। आदरणीय चौबे सर जी, मुकेश वर्मा सर जी, महिप निगम जी, संजय सिंह जी, कुणाल जी, सभी साथी रचनाकार और इस कार्यक्रम से जुड़े मेरे परिजन, मित्र, प्रशंसक साथियों, वे रचना कुमारी को नहीं जानते। इस शीर्षक से कोई रचना इस संग्रह में है नहीं, मगर एक रचना की पहली पंक्ति यही है। मैं जानता हूं कि जिनको रचना कुमारी को जानना चाहिए उन तक यह रचना पहुंचेगी नहीं। खुदा न खास्ता पहुंच भी गई तो वे उस तरफ से आंख फेर लेंगे। वे चाहते हैं कि रचना कुमारी को उतना ही जाने जितना उसके माता पिता का आउटपुट पाने के लिए जरूरी हो। बहरहाल इस कृति के सुधी पाठक अगर जान ले
रंच मात्र ही सही तो जो लिखा है वो अर्थ पा सकेगा। इस संग्रह को मैंने श्रद्धेय ज्ञान चतुर्वेदी सर, निरंजन श्रोत्री सर और जयशंकर जी को समर्पित किया है। दरअसल मेरा मन था कि साहित्य में मेरे गुरु, मार्गदर्शक, हितचिंतक और आशीर्वाद दाता रहे इन ख्यातनाम साहित्यकारों को अलग अलग किताबें समर्पित करूं, लेकिन पता नहीं कि अपनी हेल्थ से कुछ डर सा गया हूं कि मैं 3 किताबें और लिख पाऊंगा या नहीं, तो अपनी भावनाएं एक साथ प्रकट की। इस किताब के मुकम्मल होने में जिनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग मिला है उनका आभार लिखकर स्थायी रूप से किताब में व्यक्त किया ही है। फिर भी विशेष रूप से गुरुवर आदरणीय डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी सर का आभारी हूँ। वे हमेशा कहते रहे हैं कि आपका हर नया लेख पिछले वाले से बेहतर होने का आग्रह करता है। मार्जिन में पिटता आदमी जो तीसरा संग्रह था उससे यह 19 साबित हुआ या 20, यह तो आप सुधी पाठक ही बता सकेंगे। अलबत्ता मेरी कोशिश यही रही है कि हर बार पहले से बेहतर कर सकूं। बहुत बार नहीं भी हो पाया, अगर कोशिश जारी है। इस संग्रह में एकाधिक गंभीर व्यंग्य रचनाएं हैं, जैसे आधुनिक भारत के इतिहास के लेखन में जवाहर सिंह का योगदान, या नया इंडिया, बुद्धिजीवी होना भी गाली है, किस्सा कोताहा में इस बार खैरात के अस्पताल, और भी कई। परंतु जो रचना मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ ये संग्रह की गंभीर रचनाओं से हटकर है। ये आज की शाम आपके मुस्कुराने का सबब बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। शीर्षक है जान जब हलक में फंसी। जी स्वागत है। उस दिन मैंने जाना कि एक वयस्क इंसान की साइज के हगीज के डायपर कौन और किस लिए खरीदता है। एक जरूरी फाइल पर साहब के हस्ताक्षर लेने उनके पड़ा। वे फर्स्ट फ्लोर के बालकनी से ही बोले, आ जाइए शांति बाबू, सीधे ऊपर आ जाइए, डोंट वरी, डरिए मत, कुछ नहीं करेगा, नहीं काटेगा। नो बाल्टो नो, कम ऑन बाल्टो, ही इज ए गेस्ट, नो। वे मुझसे हिंदी में और बाल्टो को अंग्रेजी में निर्देश दे रहे थे। एक लोअर क्लास बाबू से संपर्क भाषा और कुत्ते से संपर्क भाषा में फर्क जरूरी है। बहरहाल मेरी चिंता भाषा नहीं थी, उसे तो हमने नियति मानकर स्वीकार कर लिया है। मैं उनके जर्मन शेपर्ड बाल्टो के बाहर निकले 2 नुकीले दांतों से डर रहा था। पेट में 14 इंजेक्शन लगने का भय सता रहा था। मैं पोतड़ा बांध कर नहीं आया था, मगर संभावनाएं बनती जा रही थी। वे फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। नीचे पोर्टिको में एक सेडान, एक एसयूवी, 2 स्कूटर खड़े थे, कुछ गमले, एक मनी प्लांट की बेल और खुला घूमता जर्मन शेपर्ड कुत्ता। लोहे के जालीदार गेट के इस ओर मैं था और उस तरफ बाल्टो। जैसे ही मैं गेट खोलने आगे बढ़ता वो भौंकने लगता। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, मैं फिर पीछे हट जाता। उन्हें यकीन था कि उनका कहा, और वो भी अंग्रेजी में कहा, वो टालेगा नहीं। मेरे बाल्टो के और उनके बीच एक गतिरोध सा बना हुआ था। उन्होंने पहल की और गोवर्धन को नीचे भेजा, जो मुझे एस्कॉर्ट करके ऊपर ले गया। बाल्टो ने काटा तो नहीं, मगर टांग में 2 बार सूंघ गया। सांप सूंघ जाता है साहब, तब भी ऐसी सिक्योरिटी गुम नहीं होती। सांप के काटे का मंत्र अवेलेबल है, कुत्तों के केस में यह सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। अब मैं उनके बड़े से ड्राइंग कक्ष में सोफे पर धंसा हुआ था। मेजबान करप्शन की कमाई में धंसा हुआ हो तो मेहमान के धंसने लायक सोफे तो लगवा ही लेता। सन 82 में पहली रिश्वत में 15 रुपए लिए थे उन्होंने, तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1.5 लाख का रेट है। तरक्की पसंद साहब है वे। मैं आकलन में था कि टखने में कुछ गर्म गर्म सांसों की आहट सी लगी। इस बार लूसी थी। द शीट आउट सोफे के नीचे से निकल कर आई। झक्क सफेद, वेस्ट हाईलैंड टेरियर है उन्होंने बताया। बाल ही बाल, झक्क सफेद। सिर्फ 2 टिमटिमाती आंखों से ही आप जान पाते हैं कि फ्रंट किधर है। छोटा सा मुंह, छोटे छोटे दांत, कितने भी छोटे हो तो क्या, पेट में छुपी घुसेड़ी जाने वाली सुई की साइज तो वही रहती। उसने दायां टखना सूंघा। मैंने पांव 2 इंच ऊपर किया। वो थोड़ा उछली।
मैंने 5.7 इंच ऊपर किया। वो पीछे के दोनों टांगों पर चलकर मेरी ओर बढ़ी। सोफे में और धंसना मुश्किल था। हाल में चल रहे दोनों एसी 19 डिग्री पर सेट किए गए थे, मगर मेरा पसीना लगातार बह रहा था। उन्होंने फाइल में से नजर उठाकर देखा और बोले, शांति बाबू डरिए मत, कुछ नहीं करेगी। कम ऑन माय डियर लूसी, कम हियर। लूसी पलटी और उनकी गोद में समा। उन्होंने उसे थपथपाया और चूमा। जो साहब कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, लूसी उनकी गोद में बैठ गई। उन्होंने फाइल देखने के लिए प्यार भरी झिड़की लगाई तो कूद कर फिर मेरे पास आ गई और बायां पैर सूंघने लगी। वो नहीं जाने थे जग में कभी संकट मोचन नाम की हार। मन ही मन याद किया बजरंगबली को, तो उन्होंने तुरंत एक अदृश्य प्रतिनिधि भेजा। मौका मुआयना कर उसने मेरे कान में कहा, शांति बाबू बंदर होता तो मैं उसको रोक लेता, ये कुटिया मेरी सुनेगी नहीं, साहब की मुंह लगी है। वो बिना मदद किए अंतर ध्यान हो गया। पसीना तेजी से बह जाने के कारण बदन में सिर्फ 23% पानी ही बचा था। यूरिनरी ट्रैक पर कंट्रोल नहीं कर पाया तो 13% से भी कम बचेगा। बदन के अंदर का पानी बचाने से ज्यादा चिंता मुझे किडनियों से बहकर उनके बेशकीमती कालीन के खराब हो जाने की थी। उन्होंने कहा, शांति बाबू उस बेडरूम में टेबल पर मेरा पेन पड़ा होगा, ले आइए जरा, सम चेंजेस आर टू बी मेड। मैं उस तरफ जाने लगा। लूसी पीछे पीछे थी। पाठ अब भी जारी था, तुम रक्षक काहू को डरना, और वो जोर से भौंका। मैं गिरते गिरते बचा। वो तीसरा था बेडरूम में, काला बड़ा चमकती आंखों वाला, खतरनाक नुकीले दांतों वाला, लाल जीभ लपलपाता, खून सांस। खैरियत थी कि बंधा हुआ था। ब्लड प्रेशर 298, 172 हुआ। फिर लगा कि शरीर के बाएं हिस्से में खून खींचना बंद हो गया। प्रभु मैं एक बार वाइफ से मिल लूं, चल सकूंगा बैकुंठ धाम। यमदूत कुछ अलग सा तो नहीं होता होगा ना, वो बंधा नहीं होता तो रिश्तेदार मुझे बांस के निसरने पर भी रहे होते। साहब मुतमईन थे, सो कुछ बोले नहीं। पता नहीं क्यों डॉक्टर्स लिक्विड पैराफिन पिलाते हैं। उनका काम तो मरीजों को अल्टो से पिलवा देने से भी चल सकता है। खैर मैंने धीरे से उनका पेन उठाया और फेरन से पेशतर ड्राइंग रूम में चला आया। लूसी अभी पीछे पीछे थी। संकट कटे मिटे सब बंधी हुई थी। उन्होंने करेक्शन किए, फाइल मुझे दी। पूछा, चाय पियोगे? मन किया कि बता दूं, हगिस बांध कर दिया। चाय से प्रेशर बढ़ता है, कुत्तों की मौजूदगी से अनबीरेबल हो जाता है। मैंने शाइस्तगी से मना किया और कुछ देर वहीं खड़ा था। वे बोले, निकलिए। जान हलक में थी, पीछे बाल्टो रहा तक। कुत्ते के एंटी कार्डियोलॉजिस्ट से उसका कमीशन बंधा था। इस दिशा में अपने मालिक का अनुसरण कर रहा था। वो साहब को दया आई, बोले, गोवर्धन इनको बाहर छोड़कर आओ। भय और आतंक से मुक्त होकर खुले में आ गया। जनरल स्टोर्स की ओर बढ़ा। आगे से स्कूटर की डिग्गी में किसके डायपर साफ कर, कब किसके घर में पलटो पलटो लूसी से साफ हो जाए। जब लिखा हो घर के बाहर प्रहरी सजग है, कृपया सावधानी रखिए। आम आदमी बस इतनी सावधानी रख सकता है कि एक डिस्पोजेबल उसे घर में, जो मैं अपने लिए खरीदने ही वाला हूँ। जी वाह, बहुत बढ़िया। सुंदर शांतिलाल जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी सर, धन्यवाद आपका। शुक्रिया, बहुत अच्छी। अतिथियों से अनुरोध करता हूँ, नोएडा से श्री चंद्रमोहन सिंह जी द्वारा लिखित कहानी संग्रह मोह भंग के ऑनलाइन लोकार्पण करने के लिए मेरी आवाज आई? चंद्रमोहन जी को बधाई, बहुत बहुत बधाई।
मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। अब मैं चंद्रमोहन सिंह जी से निवेदन करता हूँ, उसके पूर्व उनका परिचय देना चाहता हूँ। चंद्रमोहन सिंह जी ने आगरा में जन्म लिया है और उनका एक उपन्यास आकाश के फूल तथा समालोचना की एक पुस्तक कबीर प्रकाशित हुई है और कहानियों की ये पहली किताब है। इसके अलावा बहुत सारी पत्रिकाओं में उनकी कहानियां प्रकाशित होती रहती है। केंद्रीय संघ शासित क्षेत्र सिविल सेवा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और वर्तमान में वो स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। अब मैं चंद्रमोहन सिंह जी से निवेदन करता हूं कि अपनी एक रचना का पाठ करें। चंद्रमोहन सिंह जी। ये कहानी का शीर्षक है मोहभंग। ये मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। आ रही। कहानी का शीर्षक है मोहभंग। मुझे मन से अपने कमरे पर लौट आया, दरवाजा खोलकर चारपाई पर लेट गया। समझ नहीं आ रहा था कैसे परीक्षा की व्यवस्था होगी। ट्यूशन के पैसे खाने पीने में खर्च हो गए। बड़े भाई वैसे तो उच्च अधिकारी थे दूर के ग्रामीण इलाके में, किंतु उनसे मदद लेने की इच्छा नहीं। अच्छी खासी लेक्चर झाड़ती था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। खोलकर देखा तो नीरज खड़ा था। वो आकर सामने रखी एकमात्र कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारा नाम फीस न देने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। मुझे बताते तो मैं पहले ही जमा करवा देता। वापस कैसे करूंगा? छुट्टियों में कुछ अनुवाद का काम दूंगा, उन पैसों से लौटा देना। बात मैं कोई ठीक नहीं दे रहा हूँ। तुम इतनी खराब हालत में रहते हो, बहुत दुख होता है यह सब देखकर। टूटा फूटा अप्रैल वाला घर, अंधेरा कमरा, मिट्टी के तेल का लैंप, बदरंग दीवारें, सामने बहती हुई गंदी नाली, आवारा कुत्तों की आवाजें। कैसे पढ़ते लिखते होंगे ऐसे वातावरण में? ये भी मुश्किल से मिला है। मेरे निकट के संबंधी का मकान है, कह रखा है कि पोती को पढ़ा देना, किराया नहीं देना पड़ेगा। कल तुम्हारी एग्जाम फीस जमा हो जाएगी, अच्छे से परीक्षा की तैयारी करो, फिर छुट्टियों में मौज मस्ती करेंगे। मैं उसे गली के मुहाने बुलाया। परीक्षाएं खत्म हुई, पेपर बहुत अच्छे नहीं तो खराब भी नहीं हुए। नीरज और राजकुमार अक्सर सिविल लाइन्स में चल करते ये मिलते। एक दिन नीरज पहले सिनेमा से एक टिकट ले आया। देवानंद की 16वां साल देखकर हम तीनों, मैं, नीरज, राजकुमार सिनेमा हॉल से निकले तो सामने अनीता अपने पेरेंट्स के साथ नजर आई। बीवी पिक्चर देखने आए थे। दूसरे दिन कॉफी हाउस में वह अचानक हमारी टेबल के पास बैठ गई। नीरज ने उसके लिए भी कॉफी का ऑर्डर किया। हम लोग हिंदी विभाग की गुटबाजी की चर्चा करने लगे। एमए हिंदी में टॉप कौन करेगा? देख लेना तुम लोग, जो शुक्ला गुट का प्रिय होगा वही प्रथम आएगा, अनीता ने कहा। हम चुप रहे। अरे तुम लोग कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए। जो होगा देखा जाएगा, अभी तो मूड मत खराब, अभी से मूड मत खराब करो। मुझे तो लगता है दिल्ली वाली लड़की ही टॉप करेगी। मेरे ये कहने पर अनीता बोली, लगता है तुम जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रहे हो। चुप्पी और घमंडी पता नहीं अपने आप को क्या समझती। जिस दिल्ली वाली लड़की का जिक्र अनीता कर रही थी, जिसका नाम रश्मि था, बेशक वह ऐसी थी, लेकिन मैं और नीरज उसमें बहुत अच्छे लगते। हमें वो अच्छी लगने लगी थी, जिसका अनुमान नहीं था कि वह हमें इस्तेमाल करेगी। नीरज और मैं दूसरे क्लास नोट्स लेते थे। नोट्स की भाषा तो अच्छी थी, किंतु सामग्री तथ्य ऐसे नहीं थे कि बहुत अधिक अंक परीक्षा में मिले। लेकिन एमए प्रथम वर्ष में किसी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कारण यह था कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी वरिष्ठ प्रोफेसर की पुत्री थी। प्रयाग विश्वविद्यालय के विभाग में योग्यता के आधार पर अच्छे अंक नहीं मिलते। किसी प्रोफेसर का वर्गहस्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। विभाग के किसी प्रभावशाली गुट का समर्थन प्राप्त हो, अन्यथा सामान्य विद्यार्थी समझकर उत्तीर्ण होने योग्य अंक मिलते थे। हम विद्यार्थी अक्सर इस पक्षपातपूर्ण रवैये पर बहस करते, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। किसी दूसरे गुट के एक छात्र ने स्थानीय समाचार पत्र
अमृत बाजार पत्रिका ने एक विस्तृत लेख छपवाया जो काफी दिनों तक चर्चा में रहा। ऐसा पहली बार हुआ था कि इस प्रभावशाली गुट को खुलेआम चुनौती दी गई। नीरज ने अपने प्रकाशन के लिए अनुवाद कार्य किया। गर्मी की छुट्टियों में लोग अपने बच्चों पर लिखने का चलाते हैं, इसलिए अनुवाद कार्य ने मुझे आर्थिक सुरक्षा प्रदान की। कॉफी हाउस में हम प्रभात रंजन के साथ बैठते थे। उसके काव्य संग्रह की प्रशंसा लेखक समझते, उसका अध्ययन व्यापक और गहन था। एक दिन प्रभात ने कहा कि व्यवस्था अत्यधिक प्रतिभाशाली रचनाकार को नष्ट करने, समाप्त करने का प्रयास करती है। उदाहरण के लिए भुवनेश्वर के एकांकी नाटक अपने समय से आगे की सामाजिक संगठनों का विश्लेषण करते हैं। व्यवस्था नहीं चाहती कि उसकी स्थापित मान्यताओं को उसके विरुद्ध आवाज उठाए। अप्रत्यक्ष रूप से प्रभात की इसका उदाहरण था। भुवनेश्वर को उनके समकालीन मदद कर सकते थे, उन्हें नष्ट होने से बचा सकते थे, किंतु उनका हाथ थाम पर दुर्दिनों के सागर में डूबने से बचाने कोई नहीं आया, क्योंकि वे उनसे कहीं अधिक प्रतिभाशाली थे, जीनियस थे। जीवित रहकर जो कुछ सृजित करते वह उन सबकी रचनाओं से श्रेष्ठतर होता है, अप्रतिम होता है। नीरज के पिता सुप्रसिद्ध लेखक थे, रोज का उनका था। उस दिन कॉफी हाउस में मैं प्रभात और नीरज के साथ बैठा हुआ था। बगल वाली मेज के पास सारी कुर्सियों पर कुछ युवा लेखक बैठे सबसे लड़ा रहे थे। उसमें से एक प्रभात को राष्ट्र प्रेमी, अमर प्रेमी, जीनियस इत्यादि कहकर बेहद मजाक उड़ाता। हम तीनों उसकी बातों को ध्यान नहीं देते। छुट्टियों के बाद जब विश्वविद्यालय खुला तो सबकी निगाहें रश्मि पर उसके सर्वप्रथम आने पर आश्चर्य कर रहे थे। किसी को भी नहीं लगा कि वह टॉप करने योग्य है। नीरज से सभी को आशाएं थी, लेकिन वह दूसरे नंबर पर था। चिढ़ाता रहने लगा। हम लोगों का एक सपाटी मित्र वस्ती था, उसने बताया कि टॉप नीरज को करना था, उसने रश्मि का खेल दिया। मेरे और नीरज के विरुद्ध विभाग अध्यक्ष के कान भरे गए। हम लोगों को कुछ छात्र छात्राओं पर संदेह तो था, परंतु निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता था। हम लोगों को शक था कि रश्मि ने नीरज से दोस्ती करके उसकी दुर्बलताओं को दूसरों के सामने अतिरंजित करके पेश किया, लेकिन नीरज की चरित्र में कुछ भी गंदा नहीं था। क्या थी। थोड़े दिन बाद उस गुटबाजी का मैं शिकार हो गया। मेरे ऊपर आरोप होना था कि मैंने अपने कुछ प्राध्यापकों को अशोभनीय पत्र लिखे हैं। सारे प्रोफेसर मेरे विरुद्ध हो गए। जिन्हें मैं अपना समर्थक समझता था वे भी मेरे खिलाफ हो गए। मात्र नीरज मेरे साथ चल खड़ा था। उसने विभागाध्यक्ष से कहा कि मैंने ये पत्र मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाद में जांच में मैं निर्दोष था, पर उस दौरान रश्मि निगाहों में मेरा मजाक उड़ाती हुई उसने नीरज से कहा कि वह व्यर्थी है, जैसे मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ। वह नीरज पर नीरज ने इसे सिर से खारिज कर दिया। उस दिन के सामने रश्मि मुझे दिखी। नीरज ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा मैं उसकी ओर नहीं देखी। फिर भी मैंने देखा वो अपनी सहेली से कर इतने बेचारा मोदी अनाथ बिना माँ बाप का किंचन अभागा और बहुत कुछ। मैं घबरा गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पसीने पसीने होकर वहीं गिरने लगा। नीरज ने सहारा दिया। लोग मेरे मुंह पर छींटे मार रहे। मुझे लगा कि मेरे अंदर से कुछ खत्म हो गया है, मैं कहीं नहीं हूँ, सब कुछ जलकर राख हो जी। अच्छी, बढ़िया। ये कहानी मेरे छात्र जीवन से संबंधित थी और मैंने और जो कहानियां इसमें हैं इस संग्रह में अपनी सरकारी सेवा में विभिन्न भागों में जो अनुभव मुझे प्राप्त हुए उसमें जेलों के ऊपर भी कहानियां कही इस पर। लेकिन ये जीवन की शुरुआत की कहानी है, कुछ थोड़ी बहुत घटना सुननी कर रही थी। जी जी, लोगों को ये पसंद आई, इसलिए जी इसको मैंने बताया। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय चौबे सर से और मुकेश वर्मा जी से और डॉक्टर राजकुमार तिवारी जी सौमित्र से निवेदन करता हूं कि वे सौमित्र जी द्वारा लिखित कविता संग्रह उजास ही उजास के लोकार्पण के लिए कविता संग्रह लें।
बहुत बधाई तिवारी जी, बहुत बहुत बधाई। बधाई। डॉक्टर राजकुमार तिवारी सौमित्र जी का जन्म 25 अक्टूबर 1938 को हुआ है और वो मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पीढ़ी के साहित्यकार हैं, अधिमान्य पत्रकार भी हैं। विगत 60 वर्षों से साहित्य और पत्रकारिता की सेवा कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जबलपुर के अकादमिक सलाहकार भी रह चुके हैं और वर्तमान में आप जबलपुर पत्रकार संघ के सचिव हैं। आपने पीएचडी तथा एमफिल के 50 से अधिक शोधकर्ताओं का निःशुल्क मार्गदर्शन किया है और उनको सामग्री भी उपलब्ध कराई है। भारतीय संस्कृति एवं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, रूस की साहित्यिक सांस्कृतिक यात्रा करने वाले सौमित्र जी ने पारिवारिक सहयोग से पंडित दीनानाथ तिवारी स्मृति संग्रहालय एवं शोध संस्थान की स्थापना भी की है। अब मैं सौमित्र जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने इस काव्य संग्रह में से कुछ कविताएं हमें सुनाएं। सौमित्र जी। हेलो, आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। सभी आदरणीय मित्रों को सुमित्र का नमस्कार। जी नमस्कार। पूज्य वल्लभानी जी की मित्रों, मेरे इस काव्य संकलन उदास उदास आश्रय मैं आइसठ परिवार का अत्यंत आभारी हूँ। ये कविताएं विभिन्न कालखंडों में लिखी गई और इन कविताओं में सोच है, चिंता है, बदलाव की आहट। मेरी हर कविता मेरी जड़ता को तोड़ती है और मुझे जीवन से और जोड़ती है। कविताओं में कुछ हो न हो, दुर्बोधता नहीं, सरल नहीं है कविताएं किंतु दुर्बोध नहीं। मैं इसके प्रकाशन के लिए पुनः आइसैक के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और एक कविता है, साक्षी है इतिहास। ये वे हम तुम सब ग्रस्त है, त्रस्त है। ये वे हम तुम सब ग्रस्त है, त्रस्त है। बढ़ता ही जा रहा है अंधेरा आतंक का, बढ़ता ही जा रहा है अंधेरा आतंक का। जीवन राजा का हो या रक्त का, सब अनुभव कर रहे हैं शैली का। ये वे हम तुम सब ग्रस्त है, त्रस्त है। बढ़ता ही जा रहा है अंधेरा आतंक का। जीवन राजा का हो या रक्त का, सब अनुभव कर रहे हैं शैली का। लेकिन करें तो क्या करें? आतंकवादी निकल रहे हैं हमारे घर द्वार से, सभी सीमा पार से। व्यर्थ हो गए हमारे पढ़े प्रेम शांति के पहाड़, व्यर्थ हो गए हमारे पढ़े शांति और प्रेम के पहाड़। अब जरूरत है कि कोई गरजे दहाड़े, अब जरूरत है कि कोई गरजे दहाड़े। यहाँ से प्रवाहित हो रही है आतंकवाद की नदी, यहाँ से प्रवाहित हो रही है आतंकवाद की नदी। उसे पूरी ताकत से कर दो सही, पूरी ताकत से कर दो सही, वरना आतंकवाद जाएगा खेत खार वन पर्वत मस्तियां नदियां और झील। अब हमें त्यागना ही होगा मुद्रा गौतम बुद्ध की, अब हमें त्यागना ही होगा मुद्रा गौतम बुद्ध की, और करना होगी तैयारी एक निर्णायक युद्ध की, और करना होगी तैयारी एक निर्णायक युद्ध की। सच है कि हम युद्ध के विरुद्ध हैं, मगर जब हो जाए शांति और सद्भाव का मार्ग अवरुद्ध, मगर जब हो जाए शांति और सद्भाव का मार्ग अवरुद्ध, तब शांति स्थापना के लिए करना पड़ता है युद्ध। साक्षी है इतिहास, हमने लिया है प्रेम और विश्वास, और जब अपमानित होता है प्रेम
टूटता है विश्वास तो हमारे पास रह जाता है एक ही उपाय, रह जाता है एक ही उपाय, या तो हम सहें आतंक और अन्याय या फिर अपने स्वर मिला दे मारू राग में आतंकवाद को छोड़ दिया आपने। ये हमको सब सब में सब पड़ता ही जा रहा है। धन्यवाद। वाह बढ़िया। एक कविता और पढ़िए ना। आदेश हुआ है एक कविता और पढ़ना है, एक छोटी सी कविता, बल्कि इस संकलन से अलग क्यों पढ़ूं क्या? जी जैसी आपकी इच्छा। अलग से एक छोटी सी कविता, एक भिन्न भाव भूमि की है, आपको आनंद आएगा। जी अभी अभी यानी कुछ बरस पहले बेखौफ रखता था मैं नहरे पर तहली। अभी अभी यानी कुछ बरस पहले बेखौफ रखता था मैं नहरे पर तहली। नासापुत्र खोज लाते थे देहगंध, खोज लाते थे देहगंध, बड़ा सरल लगता था लिखना 2.5 अक्षर के निबंध, बड़ा सरल लगता था लिखना 2.5 अक्षर के निबंध। वसंत मेरे दरवाजे पर पहुंच जाता था पंख, वसंत मेरे दरवाजे पर पहुंच जाता था पंख, आंखों में थमा देता था फूलों की टंक, आंखों में थमा देता था फूलों की टंक। जलते हुए सूरज पर मुझे आती थी दया, जलते हुए सूरज पर मुझे आती थी दया, अन्यथा न निकल गया। जब ये सब कह रहा हूँ गर्भ रेत की नदी में बह रहा हूँ, जब ये सब कह रहा हूँ गर्भ रेत की नदी में बह रहा हूँ। वैसे वसंत की कुछ निशानी मेरे पास है, टूटी बंशी है तुझे हुए तलाश है, टूटी बंशी है तुझे हुए तलाश है। अभी अभी पर और दो दोहे और सुना रहा हूँ मैं जी इसी क्रम में जी। 5 सको तो 5 लो आंखों का अखबार, 5 सको तो 5 लो आंखों का अखबार, प्रथम पृष्ठ से अंत तक लिखा गया प्यार। 5 सको तो 5 लो आंखों का अखबार, प्रथम पृष्ठ से अंत तक लिखा गया प्यार। और अंतिम दुआ है कि दूरी से संशय उगे, दूरी से संशय उगे जगे निकट से प्रीत, दूरी से संशय उगे जगे से प्रीत। हम साधारण शब्द हैं, गाँव की प्रति, गाँव की प्रति। बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छा जी। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में हमारी जो अगली और 5वीं पुस्तक है हमारे पार्टिसिपेंट्स म्यूट कर लें अपने आप को, यदि आवाज आ रही है म्यूट कर लीजिए, आवाज बंद कर लीजिए। तिवारी जी अपनी आवाज बंद कर लीजिए। ठीक है, बढ़िया। हाँ मही बोलिए। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सौमित्र जी। अब मैं आज के लोकार्पण कार्यक्रम की 5वीं पुस्तक गीली लकड़ी की अनगढ़ आग, जो डॉक्टर राजेश नीरव जी ने लिखी है, उसके लोकार्पण के लिए मैं आदरणीय चौबे सर और मुकेश वर्मा जी से अनुरोध करता हूँ। डॉक्टर दीक्षित जी से भी अनुरोध करता हूँ कि वो पुस्तक एक बार लोकार्पित करें ऑनलाइन। सभी मित्र लोग तालियां बजाकर स्वागत करें और नीरव जी को बहुत बधाई। आपकी किताब आई और हमें उसका विमोचन करने का अवसर मिला, तो बहुत बहुत बधाई आपको। ये हमारा भी सौभाग्य है सर कि आपने हमारी किताब का विमोचन किया। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर राजेश दीक्षित नीरव जी का जन्म उज्जैन में हुआ है। आपने हिंदी साहित्य में पीएचडी की है। स्नातकोत्तर में 2 स्वर्ण पदक और एक विशेष रजत पदक प्राप्त किया है। इससे पहले आपका एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है, मुझे ईर्षा है समुद्र से। वर्तमान में डॉक्टर राजेश दीक्षित रेनेसा यूनिवर्सिटी इंदौर के कुलपति हैं। अब मैं डॉक्टर राजेश नीरव से निवेदन करता हूं कि वे इस पुस्तक में से अपनी कुछ रचनाओं का पाठ करें।
डॉक्टर दीक्षित जी। थैंक यू माहिब भाई। शुरू से लेकर आखिरी तक आपने इस पुस्तक को सुंदर बनाने में जो सहयोग दिया उसके लिए आपका, कुणाल भाई का, आइसक पब्लिकेशन का, विश्व रंग का और बनमाली सृजनपीठ का मैं आभारी हूँ। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने इस किताब को छापा है और खास तौर से ये जो आपने अभिनव प्रयोग किया है कि इनर फ्लेप पर आपने मेरी भूमिका को स्थान दे दिया है, इससे ये मेरे लिए खास करके कुछ स्पेशल बन गई है। और इसका जो कवर है वो भी बहुत ही सुंदर जो है वो छापा है आप लोगों ने। मैं आप सभी लोगों को और आदरणीय चौबे सर को, आदरणीय मुकेश वर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये जो पब्लिकेशन है इस तरह से स्थापित किया कि इसमें न केवल सुंदर छपाई हो बल्कि इसका जो विमोचन है वो भी एक खास तौर से अभिनव ढंग से हो। मैं अपनी कुछ कविताएं आपको इस संग्रह में से सुनाना चाह रहा हूँ। पहली कविता है राक्षस। अब देखिए, कहने में और लिखने में और सुनाने में एक अंतर आ जाता है कि लिखने में आप जो चीज कोष्टक के अंदर लिख देते हैं और उसका एक खास अर्थ हो जाता है, लेकिन सुनाने में आपको वो उन्हीं शब्दों में सुनाना पड़ता है। तो ये जो राक्षस है उसके नीचे मैंने इसका उपशीर्षक दिया था, काश यह केवल कारपोरेट कथा होती। कितना मासूम होगा वह शख्स, बस्ती हो जिसकी जान एक तोते में, बलिष्ठ होगा हाड़ मांस में मगर दिल होगा उसका मक्खन सा, फिर क्यों कहलाया होगा वह राक्षस? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका तोता भाग गया हो किसी नकचढ़े जिद्दी राजकुमार को, राजा ने कहा हो मंत्री को और मंत्री ने दिखाने को वफादारी अपनी पिटवा दी हो डोंडी तो तोते को लाकर देने की। तोते का प्रेमी मालिक बचाने को जान तोते की भाग गया हो सुदूर जंगलों में, तभी से कहलाने लगा हो जंगली। और जंगल में रहते आदमी को प्रचारित करना होता है आसान कि वह है राक्षस। तोड़ दो गर्दन तोते की तो मर जाएगा राक्षस। कहानियों में दादी नानी बताती थी मर जाता था राक्षस मरोड़ते ही गर्दन तोते की तत्क्षण, और अंत में राजकुमार राजकुमारी से कर लेता था ब्याह, जीती जी जाती थी। उस कहानी में न जाने क्यों मजा नहीं आता था। सब क्षेपित कल्पनाओं के बावजूद एक भोला सा राक्षस सपनों में आता था। बोलता कुछ न था, बस टुकुर टुकुर देखता जाता था। नींद उचट जाती थी मेरी, रोना आता था। आज भी जब किसी राक्षस की मौत की खबर देखता सुनता हूं तो सोचता हूं अक्सर खाम ख्याली में, क्या सचमुच वह रहा होगा राक्षस? क्या एक तोते की खातिर उससे घोषित कर दिया होगा व्यवस्था के राजकुमारों ने या उसके वफादारों किंवा दलालों ने? तब के मुकाबले आज तो कितना सरल है किसी प्यार करने वाले को राक्षस बनाना। तब के मुकाबले कितना कठिन है आज किसी तोते में अपनी जान बसाना। कितना आसान है आज तब के मुकाबले जंगलियों को जंगल से बचाना। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है किस चीज का अंतर था यह? जितने दमन से हम विद्रोही हुए, उतने दलन से तुम दास हो गए। किस चीज का अंतर था यह? हम विग्रह हुए, तुम समास हो गए। क्या बात? अपनी एक दुनिया बसानी थी, छोटी बड़ी कब सोचा था। कैसे हुआ हम अपने मालिक रहे, तुम दूसरों के दास हो गए। एक से माहौल में पले बढ़े हम, एक ही आकाश के साए में रहे। हमें हर सरपरस्ती नागवार रही, तुम दरबार के खास हो गए। जी हजूरी फितरत न थी एक समय, न हमारी न तुम्हारी, फिर किन जरूरतों की जद में गुलाम दस्तों के खास हो गए। अंतिम इसका छंद है जिंदगी कितनी लंबी और कितनी बड़ी जरूरतें, पेट कितना बड़ा था जो मतलबों के गिद्धबाज हो गए। मेरी अगली जो कविता है वो है इन दिनों।
इन दिनों खुशबू की तरह पेश आते हैं लोग, इन दिनों खुशबू की तरह पेश आते हैं लोग, रगड़ लग जाए तो देर तक महकाते हैं लोग। वो दिन हवा हुए कि कोई पहचानता न था, वो दिन हवा हुए कि कोई पहचानता न था, अब तो बावजूद हिजाब जान जाते हैं लोग। जी। तेरे शहर की फिजाओं में ये क्या रंग तारी हुआ, तेरे शहर की फिजाओं में ये क्या रंग तारी हुआ, अदब से रुकते हैं दुआ सलाम फरमाते हैं लोग। कोई अफसाना नहीं, कोई अफसाना नहीं, हकीकत कर रहा हूँ बयां, मुझ पे नज़्मों गजलों की तरह घिराते हैं लोग। और अंतिम शेर है इसका, जब से जाना है तेरे प्यार में संवर गया हूँ, जब से जाना है तेरे प्यार में संवर गया हूँ, गुलदस्तों की तरह मुझसे मिलने आते हैं लोग। क्या बात, गुलदस्तों की तरह मुझसे मिलने आते हैं लोग। और आखिरी कविता है, मेरी निगाहें। मेरी निगाहें, मैं अक्सर खिले हुए फूल नहीं देख पाता, मैं अक्सर खिले हुए फूल को नहीं देख पाता, मेरी निगाहें उसके पार चली जाती हैं अक्सर। मुझे दिखाई देती है कुबड़ खाबड़ जमीन, फिर एक निगाह जो इसका चयन करती है, फिर हल जोतने वाला मजदूर, समतल जमीन को नम करती बारिश, बीज बोता किसान, खरपतवार हटाता माली, खाद डालता हाली, एक शख्स जो करता रखवाली, रोज बढ़ता देख खुश होती एक नजर, कली आने पर चोरी होती मीठी मुस्कान, रंग भरती तेज धूप, खुशबू बढ़ाती मीठी चांदनी, फिक्र करती दसों दिशाएं, कभी छेड़ती कभी सहलाती ये लड़ हवाएं, और अंततः खिले हुए फूल को छांव देता नीला आसमान। कैसे खिले हुए फूल को केवल अपना कह अहंकार अधिकार से भर जाऊं, इठलाऊं इतराऊं, खम खाऊं बल खाऊं, इतना तो मगर मेरे बस में है, एक फूल खिलाने में कायनात के साथ माध्यम बन जाऊं, कायनात के साथ माध्यम बन जाऊं। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। एक गजल और सुना है राजेश भाई? जी सर। एक गजल और सुनाइए। एक गजल और सुनाइए। सर एक कविता सुना दूं? जी जी। कविता का शीर्षक है व्यस्त पति का पश्च आताप। व्यस्त पति का पश्च आताप। जी जी। गुलाबी टिल ब्लू साड़ी के साथ फूलों वाला मखमल ब्लाउज ज्यादा अच्छा लगता बजाय मखमली मरून के, मैं बता ना पाया। गुलाबी टिल ब्लू साड़ी के साथ फूलों वाला ब्लाउज ज्यादा अच्छा लगता बजाय मखमली मरून के, मैं बता ना पाया। सिमोन द बोउवार के पहले जीन पॉल सार्त्र को पढ़ना ठीक रहेगा, मैं ऐसा सोचता हूं, पुस्तक मेले में तुम्हें कह न पाया। अकड़ी हुई तुम्हारी गर्दन पर कर लेना स्प्रे, जो रखा है तुम्हारे पर्स में आपाधापी में भूल गया, बताना तुम्हारे लिखे को पसंद तो कर गया एक जगह, छोटी की जगह लग गई है बड़ी की मात्रा, नुक्ता भी नहीं लगाया है जबान के ज में, संदेश नहीं भेज पाया। ये जो बोलते हुए तुम रखती हो हथेली माथे पर, ये जो बोलते हुए तुम हथेली रखती हो माथे पर, बड़ा गहरा अर्थ है इसका मनोविज्ञान में, बैठकर बता न पाया। जितने करीने से बिछाती हो चादर, डालती हो चटपटे अचार, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उतनी ही दक्षता से चलती हैं उंगलियां तुम्हारी, कब तुम्हें कह पाया। कितना कुछ छूट जाता है हड़बड़ी में जिंदगी के, जीता हूं मोटा मोटी बारीक नक्काशीदार महीन, छूट गया कितनी बार, कब बैठ बता पाया, कब बैठ बता पाया। व्यस्त पति का पश्चाताप। वाह। जी भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो हम पहले चर्चा कर रहे थे वागीश्वरी पुरस्कार के बारे में, तो तीनों जो हमारे साथी हैं वो हमारे दर्शकों में उपस्थित हैं, तो हम सब एक बार फिर से वनमाली सृजन केंद्र रतलाम के अध्यक्ष श्री आशीष दशोत्तर जी, हमारे विश्वविद्यालय परिवार की डॉक्टर मौसमी परिहार जी
और विश्व रंग में प्रकाशित कथा देश के युवा लेखिका खंड में शामिल सुश्री अमिता नीरव जी को एक बार फिर से बधाई देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं। भविष्य में इसी प्रकार का लेखन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। एक चीज सर बैठे हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा और वो शायद इस काल में जरूरी भी है। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आईसेक्ट समूह पिछले 35 वर्षों से लगातार सूचना तकनीक के क्षेत्र में अलग अलग तरह के कार्यों से अपनी पहचान बना चुका है। लेकिन जो बात इससे जुड़ी हुई आज ये है कि आज लोकार्पित जो 5 पुस्तकें हैं उसमें से 3 पुस्तकों के लेखक को हमने आज ही साक्षात्कार किया है। मतलब पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही हुई है। उनकी पांडुलिपि लेने से, प्रूफ रीडिंग लेने से, उसके बाद कवर इमेज बनाने से पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हुई है। तो ये एक हमारी टीम के लिए, स्पेशल कुरान सिंह जी के लिए, देवेंद्र जी के लिए, संजय जी के लिए, सभी के लिए बधाई की बात है। और तीनों लेखकों के लिए धन्यवाद है मेरी तरफ से, आईसेक्ट पब्लिकेशन की तरफ से, कि आपने इतना विश्वास हम पे कायम रखा और इतनी सुंदर पुस्तक आज हम बना पाए। सिर्फ शिशिर बासरकर जी और शांतिलाल जी से ही एक दो बार मुलाकात हुई। बाकी चंद्रमोहन सिंह जी, सौमित्र जी और डॉक्टर राजेश दीक्षित जी को हमने आज ही देखा है लाइव। जी, स्वागत। अब मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हम सबके प्रिय कवि, कथाकार, संस्कृति कर्मी, सामाजिक उद्यमी, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, आईसेक्ट समूह के अध्यक्ष आदरणीय चौबे सर को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय सर। धन्यवाद महीप। आदरणीय मुकेश भाई जी और सारे लेखक कविगण जिनकी किताबें आज यहाँ पर लोकार्पित हुई, मैं सभी को बधाई देता हूँ। आदरणीय शिशिर बासरकर जी को, शांतिलाल जैन जी को, चंद्रमोहन सिंह जी को, डॉक्टर राजकुमार तिवारी को और राजेश नीरव को उनकी किताबों के लिए और रचना पाठ के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि आईसेक्ट पब्लिकेशन ने जो मेरी पुस्तक छापी है वो बहुत अच्छी है। सब लोगों ने प्रशंसा की है, इतना सुंदर। ये बहुत कम प्रकाशक हैं इतना अच्छा छापते हैं, इसके लिए बहुत मैं आभारी हूँ आपका। जी जी, हम लोगों की कोशिश रहती है कि प्रकाशन स्तरीय हो और जब लेखक उसे उठाए तो उसका मन भी प्रसन्न हो, पाठक की इच्छा हो कि किताब को उठाया जाए। असल में अज्ञेय ये बात कहते थे कि किताब सबसे पहले जो है वो एक दृश्य है, मतलब उसकी जो छवि है वो हमारे हाथ में आती है। उसका पाठ तो बाद में होता है, लेकिन उसका फॉन्ट, उसका शीर्षक, उसका कवर, ये सबसे पहले पाठक के मन में आकर्षण पैदा करना चाहिए। तो मेरे मन में ये बात रहती है और हमारी कोशिश है कि हम एक स्तर पर किताबों को छापें और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो ये बात अच्छी बात है कि आप सबको पसंद आया और इसके लिए से ये सारी चीजें बहुत अच्छी और ठीक हो पाई हैं। कुणाल खुद भी बहुत अच्छे लेखक हैं और कहानीकार हैं और प्रकाशन संस्थानों में भी रहे हैं, तो उन्होंने इस पर एक क्वालिटेटिव चेंज किया है, जिसके लिए कि मैं उनका काफी योगदान। जी जी जी, तो धन्यवाद चंद्रमोहन जी। जी, अभी महीप कह रहे थे कि हमारे 3 लेखकों को जो हमसे जुड़े हुए हैं, आशीष दशोत्तर, अमिता जी और मौसमी परिहार, इनको पुरस्कार मिले। तो इनको बधाई देने के साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि वो सब लेखक भी जिनको वनमाली कथा सम्मान मिले, आगे चलकर उन्हें साहित्य अकेडमी मिले। मतलब आप देखेंगे कि वो लोग जो पीछे चले गए थे, यानी उदय प्रकाश को पहले वनमाली कथा सम्मान मिला, तब उनको साहित्य अकेडमी मिला। चित्रा मुद्गल को पहले वनमाली कथा सम्मान मिला, फिर उनको साहित्य अकेडमी मिला, और ममता कालिया को पहले वनमाली कथा सम्मान मिला, तब उनको ये मैंने पढ़ा था, गाश सम्मान मिला। आशीर्वाद बना रहा तो ऐसा जरूर होगा सर। तो ये सारे लेखक भी आगे जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि वनमाली कथा सम्मान, वनमाली सृजन पीठ ने एक तरह का स्टैंडर्डाइजेशन तो किया है, वो प्रकाशन हो, वो लेखन हो, वो व्यक्तिगत कार्य व्यवहार हो। मतलब ये भी एक बात है कि जो रेखाएं थी वो सारी रेखाओं को मिटाकर और एक तरह से
डेमोक्रेटिक वातावरण, लोकतांत्रिक वातावरण पूरे रचना संसार का हो, ये कोशिश रहती है। वनमाली कथा सम्मान में आइडेंटिफाई होने के बाद में मिले हैं, तो उन सबको ही बधाई, आप सबको ही बधाई। ये पांचों किताबें मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने पूरी पढ़ी हैं, लेकिन इनको एक हद तक मैंने कई रचनाओं को, इनकी भूमिकाओं को पढ़ा है, और आज जो आपने पाठ किए उससे भी उनकी थोड़ी जानकारी मुझे मिलती है। तो मैं पीछे से शुरू करूंगा, राजेश नीरव से, जिन्होंने अंत में कविता पाठ किया। एक तो राजेश के पास भाषा बहुत अच्छी है, और उनकी समझ जो है, उनका मुहावरा जो है वो लगभग आधुनिक मुहावरा है, कविता का आधुनिक मुहावरा है। और राजेश ने जिन कविताओं का पाठ किया, और दूसरी जो अच्छी बात मुझे लगती है कि वो छंद में भी लिखते हैं, और उनके पास में नई कविता की कविताएं भी हैं, मतलब जो अतुकांत कविताएं भी उनके पास हैं। हमारे यहाँ ये हुआ कि एक समय में ऐसा माना जाने लगा कि छंद में अच्छी कविता नहीं की जा सकती। असल में आज के समय को हम खाली अतुकांत कविता में ही स्पष्ट कर सकते हैं, जबकि निराला तक अगर आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि निराला के पास में नवगीत भी है, नई कविता भी है, और वो दोनों में ही उतने सक्षम है, बल्कि लोक शैलियां भी हैं उनके पास। तो राजेश की जो मुझे अच्छी बात लगी वो उनकी कविताओं की अच्छी चटक भाषा, मुहावरा, जो लगभग आधुनिक कविता के आसपास पड़ता है, और वो छंद में भी उतने ही अच्छी तरह लिखते हैं जैसे कि वो, और मीटर वगैरह की गड़बड़ी भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि गजलों में भी उनका काम उतना ही सुकून देता है जितना कि कविता में देता है। मुकेश भाई उनकी ये कह रहे थे कि गजल पढ़ें, एक गजल मैंने छांट के रखी थी, वो मैं आपको सुना देता हूँ। सौभाग्य। जी। घुटनों पे बैठ न कह सकूं मोहब्बत, ये इस गजल का नाम है। जी। मुफलिसी की कोई निशानी रहने दो, मुफलिसी की कोई निशानी रहने दो, मेरे घर में मटके का पानी रहने दो, गन्ने को जड़ से जिंदगानी रहने दो, मैं अमीर होकर भी कैसे इतराऊंगा, मेरी आंखों में शर्म का पानी रहने दो, दोस्तों से मिलूं और तपाक से ना मिलूं, शोहरतों की ऐसी कहानी रहने दो, घुटनों पर बैठ ना कह सकूं मोहब्बत, लफ्जों की ऐसी बदजुबानी रहने दो। तो एकदम दिल को छूने वाले विचार और छंद, ये लगभग गीतनुमा थी, लेकिन ये गीत और गजल के बीच की कुछ चीज थी, और ऐसा मुझे लगा कि ये मेरे लिए ऐतिहासिक दिन कर दिया आपने सर। जी आपने सुना दी सर, मतलब बहुत ही अच्छी जी, बहुत अच्छा ये रचना आपकी थी। कविताएं मैंने आपकी कुछ और देखी, आज आपने जो सुनाई उनमें राक्षस का जो प्रतीक है वो उसको नए धरातल पर लेके आता है जी। और व्यस्तपदी का पश्चाताप एक बहुत अच्छी कविता आपने पढ़ी अंत में। तो ये आज के समय में ये ऐसा होता है कि हम लोग, झुम्पा लाहिड़ी की एक कहानी है एक्चुअली, वो कहानी ये है कि जब लाइट चली जाती है और पति पत्नी अंधेरे में है, घूम रहे हैं या किसी पुलिया पर बैठते हैं, लगभग वो समय होता है जब वो आपस में ठीक से बात कर पाते हैं। रोशनी में तो कोई बात कर ही नहीं पाते, और लाइट जाने का इंतजार करना पड़ता है जब अंधेरे में वो कुछ बातें कर पाते हैं। तो वो अपने जीवन की पूरी कहानी अंधेरे में कहता है और अपने बात शेयर करता है, और लाइट आते ही वो सारा जादू जो है चला जाता है। तो ये जो और बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, भूमिका भी आपने अच्छी लिखी है। आपने ये भूमिका में भी एक जादू की बात की है, और मुझे लगता है कि वो आपकी कविताओं में थोड़ा जादुई टच उस तरह का है, तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। राजकुमार तिवारी साहब जो हैं वो, उनकी कविताओं में राष्ट्रवादी कविता की छवि झलकती है। मुझे लगता है कि वो राष्ट्र के जो चिंतन है, जो किसी न किसी को करना ही है,
मतलब वो चिंतन कौन करेगा यदि हमारा कवि नहीं करेगा, हमारा लेखक नहीं करेगा और ये मान लेगा कि ये कविता में आने वाले विषय नहीं है। तो राष्ट्र प्रेम है, हमारी जो राष्ट्रवादिता है, इतिहास के प्रति चिंता है। कविता उन्होंने इतिहास की पढ़ी भी और वो अपनी भूमिका में या किसी जगह पर कहते हैं कि कविता जो है मेरी जड़ता को तोड़ती है। तो कविता जब जड़ता को तोड़ती है तो वो तमाम तरह की जड़ताओं को तोड़ती है, ऐसा मुझे लगता है। और राजकुमार जी इस तरह से अपनी कविता में एक थोड़ी सी पुरानी छवियों को लेकर लेकिन एक नए राष्ट्रवाद के पक्षधर के रूप में उभरते हैं। मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि कोई ना कोई उस तरह की बात करे और उनकी कविताएं बहुत दूर तक मार करती हैं। वो इतिहास पे जाते हैं, वो राष्ट्र की वर्तमान समझ पे जाते हैं, वो मानवीय प्रेम की तरफ जाते हैं। और ये कविताएं उनकी, मैंने उनकी कई कविताएं पढ़ी और ये सारे गुण उसमें मुझे देखने मिलते हैं। चंद्रमोहन सिंह की कहानियां छोटी हैं और ये उसका एक गुण है। मतलब आजकल क्या हुआ है कि लंबी कहानी लिखने की परंपरा चल पड़ी है। तो लंबी कहानियां लिखने में जब तक कि क्राफ्ट न सधे बहुत दिक्कत हो जाती है। और लंबी कहानियों में अक्सर ये देखा गया कि वो रॉकेट की तरह फायर होके ब्रह्मांड में चली तो जाती हैं, लेकिन उनको वो नैतिक आधार नहीं मिलता जिससे कि वो जमीन पे दोबारा आ सके। तो वो लैंड नहीं करती और वो धरती के आसपास चक्कर लगाती रहती हैं। तो कई लंबे कथाकारों, लंबी कहानियों वाले लोगों ने ये क्राफ्ट निकाला। अब हालांकि वो थोड़ा सा उतार पे है और 90 के दशक में माननीय उदय प्रकाश जी उसके प्रणेता थे, फिर चंदन पांडे आदि ने भी लंबी कहानियां लिखी। लेकिन मुझे लगता है कि कहानी को रामचंद्र शुक्ल से लेके और बाद के आलोचकों तक ने लघु कथा कहा है। लघु कथा, छोटी कहानी कहा है। लघु कथा का एक अलग इंटरप्रिटेशन हो गया, लेकिन छोटी कहानी कहा है। और शॉर्ट स्टोरी अंग्रेजी से ज्यादा हमारे यहाँ आई, तो शॉर्ट स्टोरी ही उसका मूल आधार था। और हमारे यहाँ एक बड़े आलोचक हैं जिन्होंने कहा कि वो संवेदना का एक क्षण है। तो संवेदना के उस क्षण पे कहानी जाके समाप्त होती है और उसी से वो उपजती भी है। तो आप देखते हैं कि जो शॉर्ट स्टोरी चंद्रमोहन सिंह ने सुनाई, उसमें वो संवेदना का क्षण है जिसमें उनका मोह भंग होता है और उस तरह से वो एक सफल शॉर्ट स्टोरी है। और उनकी अधिकतर कहानियां छोटी हैं जिनमें भाषा में प्रवाह है, कोई बनक की जरूरत नहीं पड़ती उनको, अपनी बात सीधी सीधी कहते हैं। और लघु कथा का जो स्ट्रक्चर है, शॉर्ट स्टोरी का जो स्ट्रक्चर है, उसको वो पालन करते हैं। अच्छा, उनका अंत बड़ा अजीब सा अंत करते हैं। मतलब अंत ऐसा कोई बहुत सोचा समझा क्लाइमेक्स का नहीं होता है, बस वो संवेदना के क्षण पे आके समाप्त कर देते हैं कहानी। तो कहानी के समाप्त करने का ये एक अच्छा तरीका उन्होंने अपनाया है और मुझे उनकी कई कहानियां पसंद आई। मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूँ। और शांतिलाल जैन जी को तो हम सब जानते हैं, उनके व्यंग से हमारा बड़ा पुराना परिचय है। इनफैक्ट वो शायद विश्व रंग में आए भी थे और विश्व रंग में उन्होंने पाठ भी किया था। तो शांतिलाल जैन के पास जो एक व्यंग की चीज है कि उनकी व्यंग में मारक क्षमता भी है और उनके व्यंग में करुणा भी है। मतलब एक तरह देखा जाए तो आज जो व्यंग पढ़ा वो थोड़ा हास्य व्यंग की तरफ था, लेकिन उनके कई व्यंग लेखों में एक तरह की करुणा या पैथोस पैदा होता है और वो व्यंग का एक मूल गुण है, जिसमें कि उसके पीछे का जो नैरेटिव है वो आप देख पाते हैं। आपको लगता है कि लेखक असल में व्यंग कर रहा है, लेकिन व्यंग के पीछे वो आपको व्यथित भी कर रहा है। और ये जो व्यथा है वो शांतिलाल जैन के यहाँ बहुत अच्छी तरह से आती है। वो ज्ञान जी ने एक बहुत लंबी भूमिका लिखी है, उसमें उनको एक बेचैन व्यंगकार कहा है। तो ज्ञान जी ने कहा है कि ये बेचैन व्यंगकार है। साथ में ये भी कहा है कि प्रत्येक कला जो है वो बेचैनी मांगती है, उसके उसमें बेचैनी रहती ही है। लेकिन शांतिलाल जैन को उन्होंने मतलब मूल रूप से ये सराहा और ये कहा है कि वो हमारे समय के अच्छे व्यंगकारों में से हैं और वो बेचैन व्यंगकार है। तो मैं बेचैन के साथ ये जोड़ना चाहता हूँ कि वो व्यथित कर देने वाले व्यंगकार भी हैं, कई जगहों पर व्यथा पैदा करते हैं और करुणा पैदा करते हैं, इसलिए वो ज्यादा सफल व्यंगकार है।
और आज की जो उन्होंने रचना पाठ किया उसमें दृश्य चित्र बहुत अच्छा बनाया गया। मुझे 2-3 बार उसमें हंसी आई। और आजकल व्यंग का, हास्य व्यंग का एक मतलब अवगुण हो गया है कि उसमें हंसी आती ही नहीं। और जब तक कि जैन को भी बहुत बधाई देता हूँ, वो मेरे पहले से ही प्रिय व्यंगकार हैं। शुक्रिया सर। जी जी शुक्रिया सर। जी जी, आपके मुझे व्यंग अच्छे लगते हैं, पर आजकल कम व्यंगकार कहा जा सकता है। बहुत सारे व्यंगकार हैं आजकल, लिखा भी व्यंग में जगह भी मिलती है व्यंग, तो पर बहुत अच्छे नहीं, वो मतलब पिटी पिटाई बात कहने वाले लोग हैं। पर शांतिलाल क्या है, हर समय एक नया विषय होता है। अच्छा, वो लंबा खींचते भी नहीं है, लेख जहाँ समाप्त हो जाता है वहाँ समाप्त हो जाता है। जरूरी नहीं कि आपको 4 पेज का लेख लिखना है या 5 पेज का, वो 2 पेज में, 1.5 पेज में लेख अगर समाप्त हो जाता है तो उसको कर देते हैं और एक शार्पनेस उनके यहाँ है। पर सबसे बड़ा गुण उसका एक तरह का पैथोस पैदा करना है, ऐसा मुझे लगता है। अंत में शिशिर बासरकर की कविताओं के बारे में, तो उसकी तो भूमिका मैंने लिखी है, वो भूमिका पढ़ देता हूँ, तो उससे मेरी जो कविता के बारे में आलोचनात्मक समझ है वो उससे संप्रेषित होती है। वो छोटी सी भूमिका है, उसको पढ़ देता हूँ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। शिशिर की कविताओं के बारे में एक तो मैं कहूँ कि 5 लेखकों के बारे में मुकेश वर्मा जी ने पहले ही बहुत अच्छी बातें कह दी, इसलिए यदि और ज्यादा गहराई में उस पर बात नहीं कर रहा हूँ तो वो बुरा न मानेंगे। मुकेश भाई का आलेख अपनी जगह पर है और मैंने आपके जो मूल गुण हैं उनको रेखांकित करने की कोशिश की है। शिशिर की मैंने क्योंकि भूमिका लिखी है इसलिए इसको मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। यात्रा का आह्वान करती कविताएं। ये शिशिर म्यूट कर लो, अपने आप म्यूट कर लो। हाँ, ये जब हम हेडफोन लगाते हैं ना, तो ये हेडफोन जो है वो चीजों को हिलाता रहता है, मतलब आवाज को परेशान करता है। तो हेडफोन निकाल के नॉर्मली मैं पाठ करता हूँ, हेडफोन लगाते ही नहीं। यात्रा का आह्वान करती कविताएं। शिशिर बासरकर की कविताओं से गुजरते हुए, शिशिर बासरकर की कविताओं से गुजरते हुए जो पहली अनुभूति आपको होगी वो है उनकी गतिशीलता और उनका आशावाद। जीवन के तमाम संघर्षों के बीच शिशिर कहीं भी थकानग्रस्त या निराश नजर नहीं आते। वे भीतर और बाहर की यात्राओं पर निकलना चाहते हैं और इस यात्रा में आपको भी साथ चलने का आह्वान करते हैं। वे प्रकृति के आंचल में आश्रय तलाशते हैं, पर्वत की ऊंचाई नापना चाहते हैं और रेत के टीलों के पार जाना चाहते हैं। अपने गांव ले जाती हैं, बचपन के उल्लासमय जीवन की ओर, युवावस्था के जोशीले सपनों की ओर। उनकी कविताओं में बाहर से भीतर की उनके दृश्य चित्रों में प्रकृति एक विशेष स्थान रखती है। वे उसके साथ रहना चाहते हैं, उससे आनंद प्राप्त करते हैं और उसका दोहन उन्हें बेचैन कर देता है। उसी में वे अपनी कोमल अनुभूतियां भी ढूंढते हैं। तुम्हें महसूस करता हूं ओस की बूंदों में, पतझड़ के पत्तों में, गुलाब की खुशबू में, बारिश की झड़ी में, पूनम की चांदनी में। वे शाम के लाल घेरे में आसमान से धरती तक फैलती रंगों की छटाएं देख पाते हैं। बारिश के बाद उभरता इंद्रधनुष उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति से भर देता है और वे व्यर्थ की चिंताओं में उलझने की बजाय प्रकृति के साथ रहते हुए सुनहरे पल बिताने का प्रस्ताव करते हैं। वे सूर्य का स्वागत करना चाहते हैं और पन्नों पर फिसलती बारिश की बूंदों के पीछे पीछे पल पल बदलते हरे रंग को महसूस करना चाहते हैं। पत्तों पर फिसलती बारिश की बूंदों के पीछे पल पल बदलते हरे रंग को महसूस करना चाहते हैं। पेड़ गुलाते नजर आते हैं, सुर के ताल जगाए पंछी अपना कलरव करते, 7 सुरों का गीत सुनाने महफिल जमती, पवन झूमता डाली डाली। तो छंद उनके पास भी है। प्रकृति के साथ कोई भी जुल्म उन्हें भीतर से बेचैन कर देता है। बचपन जिस नीम के पेड़ के तले गुजरा, वो कविता उन्हें आज सुनाई भी, उसे कटते देख वे कहते हैं, हर शाख के कटने की आवाज जैसे बचपन का एक दृश्य खत्म होता हुआ।
शिशिर की कविताएं दुनिया के तमाम वंचितों और प्रताड़ितों के दुखों से ओतप्रोत हैं और वे उनके पक्ष में खड़ी नजर आती हैं। वो चाहे अंधेरी गलियों और गंधाती कोठरियों में रहने को मजबूर देह व्यापार करने वाली स्त्रियां हों या बुढ़ापे का दंश झेलते उपेक्षित माँ बाप, वह पुराने शहर में धूप में खड़ा गुब्बारे वाला हो या आधुनिक दबावों में बिखरता हुआ गांव, शिशिर की निगाह उन सब तक जाती है और उन्हें अपनी कविता का विषय बना परेशान करती हैं। वे उनके पार झांकना चाहते हैं। इंसान किस गफलत में बैठा है, जहां होनी चाहिए थी छोटी दीवारें, वहां उठाता ही जा रहा है ऊंची ऊंची दीवारें। खुदा के बारे में उनका कहना है कि वह कहाँ फर्क करता पवित्र और अपवित्र में, उसे चाहिए मन का बंधन। इस तरह वे मानवता के पक्ष में एक सशक्त आवाज बन के उभरते हैं। बचपन की स्मृतियां उनके यहाँ ठंडी छांव बनकर आती हैं। वो बचपन के दिन, माँ का प्यार से जगाना, वो नदी का किनारा, वो मंदिर की घंटियां उन्हें आश्रय स्थल प्रदान करते हैं। अपनी इस यात्रा में कहीं कहीं वे एक ऐसी दार्शनिक पंक्ति लिख जाते हैं जो कविता को नई ऊंचाई प्रदान करती है। यही जीवन है, जब भी हम इसे जमाने की कोशिश करते हैं बिखर जाता है ये कहीं और से। सत्य और स्वप्न के बीच वे एक झिरझिरा पर्दा देख पाते हैं, वैसे ही जैसे आईने पर जमी धूल के कारण आया दृष्टि का धुंधलापन। स्वप्न और यथार्थ, भीतर और बाहर, दृश्य और स्मृति के बीच चलती इस यात्रा में वे अपनी इच्छा को परिभाषित करना नहीं भूलते। मैं चाहता हूं फूल कभी ना मुरझाएं, पेड़ों की शाख कभी ना सूखे। मैं चाहता हूं माता अपने पुत्र को अपना नाम दे, पति अपनी पत्नी के नाम से जाना जाए। मैं चाहता हूं पशु पक्षी मनुष्य की बोली बोले, मनुष्य पेड़ों के समान दाता बने। तो आइए हम भी शिशिर की इन सदिच्छाओं में शामिल होते हैं। ये आलेख था तो मैंने इसे पढ़ दिया। इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि मैं बाकी चारों लेखकों के बारे में ऐसा ही नहीं लिख सकता। निश्चित ही मैं राजेश की कविताओं के बारे में भी इतना ही अच्छा और बहुत अच्छी टिप्पणी कर सकता हूँ। मुझे चंद्रमोहन सिंह जी में बड़ा पोटेंशियल दिखता है। निश्चित ही राजकुमार तिवारी जी भी अपने समय के बहुत अच्छे कवि हैं। और शांतिलाल जैन मुझे कोई एक हद तक वनमाली जी की याद भी दिलाते हैं। उनके चुटीले व्यंग हैं और छोटी छोटी वाक्यों में अपनी बात कहते हैं। तो शांतिलाल जैन पे भी कभी न कभी मैं ज़्यादा बेहतर लिखूंगा। इस समय तो मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ और मुझे लगता है कि जो मैंने मूल गुण रचनाओं के बताए हैं उनमें से उनका एक क्रिटिक डेवलप किया जा सकता है। मित्रों, हमारे एक मित्र थे जो ये कहा करते थे कि सबसे बड़ी बात लेखक के पास ये होनी चाहिए कि वो ये पहचान पाए कि ये चीज़ या ये रॉ मटेरियल किस विधा में जाने के लायक है। ये रॉ मटेरियल कविता का है, ये रॉ मटेरियल कहानी का है, ये रॉ मटेरियल व्यंग का है। अगर हमने ये पहचान लिया तो हमारी रचना एक परिपक्व रचना की तरह बनती है। तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कुणाल को, महीप को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया और 5 किताबों पर एक अच्छी टिप्पणी के लिए मुकेश वर्मा जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने शुरुआत ही बहुत अच्छी कर दी थी और संगोष्ठी को अच्छा तो होना ही था। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और मैंने भी इतना लंबा बोला, आपने सुना। सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद। लगभग 60-70 श्रोता इस बीच में जुड़े आए गए, उन सबको भी बहुत धन्यवाद। हमारी गोष्ठियों में काफी लोग आते जाते हैं, तो उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विश्वरंग के बारे में बोलिए कुछ जी। विश्वरंग के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, जी 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 हाँ, ये तो बहुत जरूरी बात भूल गया। ये संगोष्ठी जो है ये विश्वरंग के अंतर्गत ही की जा रही है और विश्वरंग का लगभग प्रारंभ ये है। इस बार विश्वरंग ऑनलाइन होगा और आप सब लोग उसमें लोगों को जोड़ें, आप खुद भी आए। 20 नवंबर से 29 नवंबर, यानी पिछली बार 7 दिन हुआ था, इस बार 10 दिन का विश्वरंग होगा। उसमें शुरू के जो 3 दिन हैं और शाहबाद के जो 3 दिन हैं उसमें लिटरेचर, टैगोर, गांधी, कविता, कहानी और बहुत सारा जो काम पिछली बार किया गया था उसके करीब 72 सत्र 72 सेशंस प्लान किए गए हैं। उसके अंत में म्यूजिकल
बैंड्स वगैरह का भी काम होगा। भारतीयता और भारत पर केंद्रित बहुत सारे संगोष्ठियां आयोजित होंगी। पेंटिंग पर भी एक सेशन किया जा रहा है और युवा पेंटर्स के लिए भी एक सेशन किया जा रहा है। टैगोर की पेंटिंग्स पर डेफिनेटली बातचीत होगी और लोक रंग का भी एक सत्र उसमें है। इस तरह भारत और भारतीय भाषाओं का पूरा वितान आपको उसमें देखने मिलेगा। और बीच में 4 दिन जो हमें मिल रहे हैं उसमें एक लघु फिल्म फेस्टिवल भी आयोजित हो रहा है, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, और साथ में बच्चों पूरा कार्यक्रम होगा। इसके पूर्व रंग में 3-4 गतिविधियां हो रही हैं। तो 1 अक्टूबर से 1 हफ्ते के भीतर इसका पूर्व रंग शुरू हो रहा है और हम लोग कथा देश के 18 खंडों पर 18 संगोष्ठियां कर रहे हैं, जिसमें प्रति संगोष्ठी 5 लेखक शामिल होंगे। अमिता उसमें आ सकती हैं डेफिनेटली, और बहुत सारे लेखक आ सकते हैं। तो ये 90 लेखक हमारे इसमें शामिल होंगे। उसके साथ साथ युवाओं का पेंटिंग कंपटीशन ऑनलाइन आयोजित हो रहा है और शॉर्ट फिल्म कंपटीशन जैसे मैंने कहा वो हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार 11 देशों में मर्जी से आयोजित किया जा रहा है। मतलब वो लोग इतने प्रभावित थे पिछली बार आके कि एक विश्व रंग यूएसए, विश्व रंग हॉलैंड, विश्व रंग ऑस्ट्रेलिया, विश्व रंग न्यूजीलैंड, विश्व रंग श्रीलंका, ऐसे 11 देशों में विश्व रंग का पूर्व रंग आयोजित होगा। ये 6, 7, 8 नवंबर को होगा और वहाँ की इंडियन कम्युनिटी को, वहाँ पर हिंदी में लिखने वालों को, वहाँ के जो अन्य भाषाओं में लिखने वाले सबको जोड़ा जाएगा। तो इस तरह 1 अक्टूबर से 29 नवंबर तमाम कठिनाइयों के बावजूद, एडवर्सिटी के बावजूद, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय विश्व रंग आयोजित कर रहा है। उसकी एक अंतर्राष्ट्रीय समिति भी बनी है और मुझे आपको बताते हुए ये हर्ष है कि मंडे ट्यूसडे उसका पोस्टर रिलीज होगा। आप सबको ये जरूर मिलेगा। महीप जितने हमारे लेखक आते रहे हैं उन सबको शामिल करने का प्रयास करेंगे और उनके डेटाबेस भी बनाएंगे। तो ये जितनी संगोष्ठियां हो रही हैं, इसके पहले 3-4 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां हुई हैं, फिर हमारे पाठ हो रहे हैं और बाकी चीजें हैं, ये सब विश्व रंग का ही हिस्सा हैं और उसमें शोकेस भी किए जाएंगे और इनकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो यूट्यूब पर रखी भी जाएगी। इस तरह एक व्यापक हिंदी के पक्ष में वातावरण बनाने का प्रयास है और अब वो वास्तव में वैश्विक हो चुका है, क्योंकि और भी देशों से डिमांड है कि हम भी करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग कम से कम 30 से 40 देशों में विश्व रंग अगली बार आयोजित कर पाएंगे। फिलहाल आप सभी आमंत्रित हैं और विश्व रंग की ऊर्जा से दोबारा जुड़िए। ये हमारा जो कोरोना है, ये कभी न कभी इसको अपन लोग नाप ही लेंगे, तो उसके आगे जाने के बारे में सोचें। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। मुकेश भाई ने रिमाइंड करा है तो उनका भी धन्यवाद। अब हर संगोष्ठी में थोड़ा विश्व रंग के बारे में ही बताया जाए, महीप ये ध्यान रखें। तो मैं रहूंगा या मुकेश भाई रहेंगे तो जरूर बताएंगे। अंततः आप सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और जरूर हम लोग फिर से मिलेंगे। महीप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी उपस्थित प्रतिभागियों को, अतिथियों को बताना चाहूंगा कि अभी पिछले मंगलवार 22 तारीख को भी हमने सर का जन्मदिन मनाया और उस दिन एक बहुत अच्छी कृति हम सबके हाथ में आई है। शुमाकर का एक किताब का हिंदी अनुवाद सर ने किया है, बहुत ही चर्चित और बहुत ही बढ़िया अनुवाद सर ने किया है। वो किताब भी अब अमेज़न पर उपलब्ध है। हम चाहेंगे कि उस पर भी एक वेबिनार आयोजित हो और सर के विचार और अन्य लोगों के विचार हम सुने। अब मैं कुणाल सिंह जी जो हमारे संपादक हैं उनको आमंत्रित करता हूँ औपचारिक इस कार्यक्रम के आभार के लिए। कुणाल सिंह। मेरी आवाज आ रही है? हाँ। आइसेक पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित नवीनतम पुस्तकों का यह सेट अपने आप में बहुवर्णीय है। चंद्रमोहन सिंह जी की किताब मोह भंग जहाँ एक कहानी संग्रह है, तो राजकुमार तिवारी जी, राजेश नीरव जी, वशिष्ठ बासरकर जी की पुस्तकें हैं वो कविता संग्रह। शांतिलाल जैन जी की वे रचना कुमारी को नहीं जानते एक व्यंग संग्रह। आगे भी हमारी कोशिश होगी कि हम साहित्य की विविध विधाओं में क्रियाशील रहें। साक्षात्कार, विज्ञान कथा, डायरी, अनुवाद, गजल, नवगीत आदि विधाओं की पुस्तकें भी शीघ्र प्रकाश हैं।
बहरहाल मैं आइसेक पब्लिकेशन की तरफ से आज के समस्त रचनाकारों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं श्री महीप निगम जी का, जिन्होंने कार्यक्रम का सुंदर संचालन किया। इसके अलावा हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में पर्दे के पीछे और आगे, कार्यक्रम के पूर्व और पश्चात महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले श्री संजय सिंह राठौड़ जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं आभारी हूं हमारे तकनीकी सहयोगी श्री वेंकट रमन अय्यर जी का एवं श्री प्रशांत सोनी जी का। राजेश नीरव जी ने अपनी पहली कविता का पाठ करते हुए जैसे कि कहा कि कुछ शब्द जो होते हैं वो कोष्ठकों में रहते हैं, तो हमारे पब्लिकेशन के लिए वरिष्ठ कवि श्री महेंद्र गगन ऐसे ही शख्स हैं। सेट की पुस्तकें, सेट की समस्त पुस्तकें और उनकी सुरुचि संपन्न प्रस्तुति के पीछे, अभी हमारे जैसे चौबे जी ने कहा आगे के हवाले की पुस्तकों के जिस दृश्य निर्माण की बात उन्होंने की, उस दृश्य निर्माण के पीछे महेंद्र जी का योगदान जो है कोष्ठक में नहीं हट पाता। मैं आभार प्रकट करता हूं वनमाली सृजन पीठ भोपाल के अध्यक्ष वरिष्ठ कथाकार श्री मुकेश वर्मा जी का। हमारे पब्लिकेशन के आप मार्गदर्शक हैं और आपका निर्देशन हमारे लिए एक धरोहर से कम नहीं। और अंत में सदा की तरह मैं आभार प्रकट करता हूं आदरणीय श्री संतोष चौबे जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के कुलाधिपति, वरिष्ठ कथाकार, कवि, अनुवादक, विचारक, संस्कृति कर्मी। श्री चौबे जी अपने व्यस्तम शेड्यूल में भी साहित्य और संस्कृति के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं और हमारे लिए यह उनकी चौंकाने वाली विशिष्टता है। आभार शब्द आपके लिए हमेशा नाकाफी रहा है। मैं आभारी हूं हमारे कार्यक्रम के मूक श्रोताओं, जिनमें आज मौसमी परिहार जी हैं, राजकुमार हांडा जी हैं, मुकुल चतुर्वेदी जी हैं, पीयूष चतुर्वेदी जी हैं, ज्योति प्रभा यादव हमेशा रहती हैं, राखी गर्ग जी हैं, आदि सबका आभारी हूं। जैसा कि सर ने कहा, जल्द ही हम उपस्थित होंगे विश्व रंग के बैनर तले नए सेट की नई पुस्तकों के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट इसके पहले कि हम बंद करें, हर बार कुछ भी चीज छूटी जाती है, तो ये बताना भूल गया कि विश्व रंग में मेन थीम इस बार विज्ञान कथाओं को लेकर है और हमने भारत की और विश्व की हिंदी में लिखी गई विज्ञान कथाएं, जो विश्व की कथाओं का अनुवाद और भारत की विज्ञान कथाएं 6 खंडों में कथा देश की तरह संकलित की हैं, वो प्रकाशित होंगी। विज्ञान कथाएं, विज्ञान कविताओं पर एक बड़ा सेट आपको देखने मिलेगा, जो कि अभी तक पूरे देश में कभी नहीं हुआ। मैंने किसी ने भी विज्ञान कथाओं और फैंटेसी पर उस तरह से बात ही नहीं करी, और ये किताबें आपको इस विश्व रंग में रिलीज होकर देखने मिलेंगी। ये लगभग तैयार है और साथ में हम निराला भी हैं, टैगोर भी हैं और उन्होंने विज्ञान कविताएं लिखी हैं, तो वो भी आपके सामने आएंगे। धन्यवाद। मैं धन्यवाद सर, धन्यवाद मृणाल सिंह जी। इसी के साथ कार्यक्रम हम समाप्त घोषित करते हैं और अगली बार बहुत जल्दी नई किताबों के साथ, नए लोकार्पण के साथ और नए लेखकों के साथ उपस्थित होंगे। सभी को भाग लेने के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप सब अपने साथ ख्याल रखें। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्ते।